Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again to another lecture of CA Final Audit Regular Batch. इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड का नंबर है एसए नंबर 330 और स्टैंडर्ड का नाम है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट द एसेस्ड रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। कल की क्लास में हमने एसए नंबर 315 को खत्म किया। उसके साथ साथ जो आपके चैप्टर नंबर 4 के यूनिट नंबर 1 के रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक को भी हमने आपकी लास्ट क्लास में खत्म किया। ओके, आज की इस क्लास का जो एजेंडा होगा डिस्कशन का वो होगा एसए नंबर 330। ए कैटेगरी का स्टैंडर्ड है। बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा समझ कर जो भी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी उन एग्जांपल्स को ध्यान देकर आपको सुनना है और इस स्टैंडर्ड को कवर करना है। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप एसए नंबर 330 पढ़ने बैठोगे उस टाइम पे भी, जब आप अपनी खुद से रिवीजन करोगे उस टाइम पे भी आप सबसे पहले एसए नंबर 330 पढ़ने से पहले एसए नंबर 315 पढ़ोगे, जहां पे आपका ऑडिटर रिस्क की असेसमेंट करता है, जहां पे आपका ऑडिटर ये समझता है कि एंटिटी के किस एरिया में कितना रिस्क है मटीरियल मिस स्टेटमेंट होने का। और आपका ऑडिटर रिस्क की असेसमेंट करता कैसे है? बाय ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। मतलब आपका ऑडिटर एंटिटी को समझता है, उसके ऑपरेशंस को समझता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझता है, उसके कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझता है, उसके साथ साथ आपकी एंटिटी ने जो भी कंट्रोल्स लगाए हैं उनको समझते हुए ये असेसमेंट करता है कि एंटिटी के किस एरिया में कितना रिस्क है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं गलतियां होने के। राइट, जब आपके ऑडिटर को एक बार ये पता लग जाता है कि एंटिटी के किस एरिया में रिस्क ज्यादा है या कहां पे रिस्क कम है, अपनी उस अंडरस्टैंडिंग को बेस बनाकर आपका ऑडिटर एसए नंबर 330 में जाता है और वहां पे वो अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है। राइट, हमने एसए नंबर 315 में ये भी सीखा कि रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक आपका इनहेरेंट रिस्क और दूसरा आपका कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को मैं मिला दूं तो क्या आता है? रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट आता है। ओके, रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट दो लेवल पे एग्जिस्ट कर सकता है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल, मतलब एक ऐसा रिस्क जो एक से ज्यादा असर्शन को अफेक्ट करता है, उसको कहते हैं रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। राइट, दूसरा रिस्क आपके किसी एक पर्टिकुलर असर्शन पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब एक ऐसा रिस्क जो किसी एक असर्शन को अफेक्ट करता है उसको कहते हैं रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। ये भी हमने आपकी कल वाली क्लास में डिस्कस किया। इनफैक्ट उससे पहले भी जो हमने क्लास ली थी जहां पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी रिस्क के बारे में, वहां पे भी हमने इन सारी चीजों को डिस्कस किया था। राइट, इन सारी चीजों को दोबारा से आपको बताने का ऑब्जेक्टिव ये है क्योंकि अब आपके ऑडिटर को एसए नंबर 330 में रिस्पॉन्सेज बनाने हैं। ठीक है, आपके ऑडिटर को जो भी रिस्क मिले, जब उसने एसए नंबर 315 लगाया, जो रिस्क उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे मिले, ऐसे रिस्क जो एक से ज्यादा असर्शन को अफेक्ट कर रही हैं या जो रिस्क उसको असर्शन लेवल पे मिले, आपके ऑडिटर को इन रिस्क के अगेंस्ट क्या बनाने हैं? रिस्पॉन्सेज बनाने हैं, डिजाइन करने हैं एसए नंबर 330 में। राइट, अगर रिस्क दो लेवल पे एग्जिस्ट करता है तो रिस्पॉन्सेज भी दो लेवल पे ही बनेंगे। जो आपका रिस्क एग्जिस्ट करता है एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्सेज आपका ऑडिटर बनाता है उसको कहा जाता है ओवरऑल रिस्पॉन्सेज। और जो रिस्क किसी एक पर्टिकुलर असर्शन को अफेक्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर असर्शन लेवल पे एग्जिस्ट करता है, उसके अगेंस्ट जो आपका ऑडिटर अपने रिस्पॉन्सेज बनाता है उनको कहा जाता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। राइट, दूसरी बात मैंने आपको पहले भी बताई है ये बात, क्या कि आपका ऑडिटर रिस्पॉन्सेज बनाता क्यों है? क्योंकि उसको ऑब्टेन करने हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस।
हमने जब कल ऐसे नंबर 315 कवर किया, वहां पे एक लाइन थी क्या, कि जो आपकी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं वो आपके ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन आपके ऑडिटर को अल्टीमेटली क्या करना है, ओपिनियन देना है। और ओपिनियन वो कैसे देगा, जो भी उसकी कंक्लूजन्स होंगी ऑडिट को लेकर, कंक्लूजन पे वो कैसे पहुंचेगा, जो भी उसके एविडेंसेस होंगे, एविडेंसेस उसको कैसे मिलेंगे, जो वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब जो आपका ऑडिटर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, राइट। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आपके ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं करते, बट आपके ऑडिटर को अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। और उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कहां से मिलते हैं, बाय परफॉर्मिंग दी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, जो आपको एसए नंबर 330 सिखाता है। समझ में आया? एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हम ऑडिट के किस स्टेज पे खड़े हैं। हम ऑडिट के उस स्टेज पे खड़े हैं जहां पे आपका ऑडिटर रिस्क की असेसमेंट कर चुका है और उसको यह पता है कि एंटिटी के किस एरिया में कंट्रोल अच्छे हैं, किस एरिया में कंट्रोल खराब हैं, राइट। कहां पे रिस्क ज्यादा है, कहां पे रिस्क कम है, किस चीज का रिस्क, मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का। दूसरा रिस्पॉन्सेज लगाने से आपके ऑडिटर को मिलेगा क्या, उसको मिलेंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। क्यों चाहिए उसे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ताकि इन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को वो बेस बनाए और अपनी कंक्लूजन पे वो पहुंचे और उस कंक्लूजन को एक ओपिनियन की फॉर्म में अपनी रिपोर्ट के अंदर वो इशू करते। समझ में आया? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि हम ऑडिट की किस स्टेज पे खड़े हैं और हम कब ये ऐसे नंबर 330 लगाते हैं, राइट। आई थिंक इतनी डिस्कशन काफी है आपके लिए। स्टैंडर्ड को शुरू कराने के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इनफैक्ट जब मैंने आपको रिस्क असेसमेंट वाला ये चैप्टर शुरू भी कराया, ठीक है, उस टाइम पे भी मैंने आपको यही बात बोली थी क्या, कि जहां जहां पे बात रिस्क की आएगी वहां पे बात कंट्रोल की आएगी, और जब आप रिस्क की बात करोगे उसके इमीडिएटली बाद आपके ऑडिटर को रिस्पॉन्सेज बनाने पड़ेंगे। ओके, मैं आपको ये चैप्टर, ये स्टैंडर्ड शुरू कराने से पहले दोबारा से जो मैंने आपको रैप एंड फैप की डिस्कशन करवाई थी जब हमने एसए नंबर 520 को किया था, उसी डिस्कशन को मैं दोबारा से आपके सामने कराऊंगी। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पे हमने समझा था कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होते क्या हैं। मुझे नहीं पता कितने बच्चों को याद है वो डिस्कशन, कितने बच्चों को याद नहीं है। जिनको याद है वो दोबारा से सुन लो, जिनको नहीं याद है वो फिर से सुन लो, ठीक है। दोनों बातों का मतलब एक ही है दोबारा से सुन लो या फिर से सुन लो। ओके, सबसे पहले एसए नंबर 315 में क्या पढ़ते हैं हम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स पढ़ते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसको आप क्या कहते हो, रैप आपका ऑडिटर क्यों लगाता है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, एसेस कर सके किसको, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, वो ढूंढ सके कि एंटिटी के किस एरिया में कितना रिस्क है गलतियां होने का, मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का। रिस्क दो लेवल पे एग्जिस्ट कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, मतलब एक ऐसा रिस्क जो एक से ज्यादा असर्शन को अफेक्ट करता है। मैं आपको बता चुकी हूं पहले से विद एग्जांपल्स। हमारा फोकस आज की क्लास का रिस्क को डिस्कस करना नहीं है, आज की क्लास का फोकस है रिस्पॉन्सेज को डिस्कस करना। रिस्क ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुका है। ओके, दूसरा रिस्क एग्जिस्ट कर सकता है, वो है एट द असर्शन लेवल। एक ऐसा रिस्क जो किसी एक पर्टिकुलर असर्शन को अफेक्ट कर रहा है, उसको कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। जब आपका ऑडिटर एक बार एंटिटी को समझ लेता है, उसके एनवायरमेंट को समझ लेता है, आपकी एंटिटी ने जो कंट्रोल्स लगाए हैं उन कंट्रोल्स को समझ लेता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि आपकी एंटिटी के किस एरिया में रिस्क ज्यादा है और किस एरिया में रिस्क कम है। आपका ऑडिटर 315 लगाने के बाद, मतलब रिस्क की असेसमेंट करने के बाद, वो कहां पे जाता है, एसए नंबर 330 में जाता है और वो अपने रिस्पॉन्सेज डिजाइन करता है। अगर रिस्क दो लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके ऑडिटर को अपने रिस्पॉन्सेज भी दो लेवल पे ही बनाने पड़ेंगे, राइट। जो रिस्पॉन्सेज आपका ऑडिटर डिजाइन करता है इन ऑर्डर टू असेस द रिस्क
एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल उन रिस्पॉन्सेस को कहा जाता है ओवरऑल रिस्पॉन्सेस। और जो रिस्पॉन्सेस आपका ऑडिटर डिजाइन करता है इन ऑर्डर टू एड्रेस द रिस्क जो एग्जिस्ट कर रहा है असर्शन लेवल पे, उन रिस्पॉन्सेस को कहा जाता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जो हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया कि आपका ऑडिटर भले ही रिस्क दो लेवल पे एग्जिस्ट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और असर्शन लेवल पे, लेकिन जो आपका ऑडिटर रिस्क की असेसमेंट करता है वो मोस्टली रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल पे ही चेक करता है। रीजन बीइंग, जब उसको ये पता लग जाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के अंदर, ट्रांजैक्शन के अंदर, डिस्क्लोजर के अंदर असर्शन लेवल के ऊपर कितना रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का, तो वो कंबाइन करके उसको ये पता लग जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे कितना रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का। देयरफॉर आपका ऑडिटर जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को ढूंढता है एट असर्शन लेवल इन एसए नंबर 315, तो वो एसए नंबर 330 में आकर क्या डिजाइन करता है, उस रिस्क के अगेंस्ट अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। यहां पे जो सारे एग्जांपल्स लिखे हैं एसए नंबर 520 जब मैंने आपको कराया उस टाइम पे मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसकी दे दी थी, ब्रीफ भी नहीं, इनफैक्ट डिटेल में वहां पे डिस्कशन हमने करी थी। आज जो हमें डिस्कस करना है वो दोबारा से मैं इन एग्जांपल्स को डिस्कस नहीं करूंगी। जो हमारा मुद्दा है आज के डिस्कशन का वो है कि ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब आपके ऑडिटर के रिस्पॉन्सेज दो कैटेगरी के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। एक आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और दूसरा कौन से, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब आपका ऑडिटर इन सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स को यूज करके, अपने रिस्पॉन्सेज को यूज करके क्या ऑब्टेन करेगा, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्यों लगाए जाते हैं, सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या है आपके ऑडिटर का, दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आपका ऑडिटर क्यों लगाता है, ताकि वो देख सके कि आपकी एंटिटी ने जो कंट्रोल्स लगाए हैं क्या वो कंट्रोल्स ऑपरेट हो रहे हैं इफेक्टिवली या नहीं। मतलब अगर आपकी मैनेजमेंट कहती है कि जब भी सेल होगी तो उस सेल की प्रॉपर ऑथराइजेशन होगी, ये कंट्रोल है। आपका ऑडिटर ने जब रिस्क की असेसमेंट करी और उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है, उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हाँ ये कंट्रोल जो आपकी मैनेजमेंट ने लगाया है ये प्रॉपरली इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है, और अब वो अपने रिस्पॉन्सेज बना रहा है ताकि वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके। और वो सबसे पहले क्या लगाएगा, वो टीओसी लगाने की सोच रहा है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन है कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ये बात भी मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूं कि टीओसी आपका ऑडिटर तब ही लगाता है जब आपका ऑडिटर ये एक्सपेक्ट करता है कि आपकी एंटिटी में लगे हुए कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, राइट। वो उसी वे से ऑपरेट हो रहे हैं, उसी पर्पस को सर्व कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए आपकी मैनेजमेंट ने उनको डिजाइन किया था। ठीक है, तो आपके ऑडिटर की ये एक्सपेक्टेशन है कि आपकी मैनेजमेंट ने जो सेल्स के ऊपर कंट्रोल लगाया है कि जब जब तुम सेल्स करोगे तुम्हें प्रॉपर ऑथराइजेशन लेनी है। आपका ऑडिटर इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या कंट्रोल्स ऑपरेट हो रहे हैं इफेक्टिवली या नहीं, उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए आपका ऑडिटर क्या कर सकता है कि आपके सेल्स के इनवॉइसेस का सैंपल चूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि उन्होंने हर एक मंथ की 5th डेट को जो भी सेल्स हुई उसका इनवॉइस निकाल लिया और उस इनवॉइस को चेक किया हर महीने की 5 तारीख पे आपके एंटिटी ने जो भी सेल्स करी और उनके ऊपर आपके ऑडिटर ने अथोराइजेशन चेक करी। तो उसको पता लग जाएगा कि अगर प्रॉपर अथोराइजेशन है उन इनवॉइसेस में, जिन इनवॉइसेस को आपके ऑडिटर ने एज अ सैंपल चूज किया है, तो इसका मतलब आपकी मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल लगाए हैं वो कंट्रोल ऑपरेट हो रही हैं इफेक्टिवली, राइट। तो ये बात यहाँ पे यही लिखी है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल है क्या, ये परफॉर्म किए जाते हैं आपके ऑडिटर के द्वारा। क्यों, टू चेक द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, राइट। और आपका ऑडिटर टीओसी तब ही परफॉर्म करता है जब ऑडिटर एक्सपेक्ट करता है दैट इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और वो उन कंट्रोल्स के ऊपर रिलायंस प्लेस करना चाह रहा है। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया यही एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा रिस्पॉन्स आपके ऑडिटर का हो सकता है वो हो सकता है सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर।
सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स आपके ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या उसके अंदर मिस स्टेटमेंट है या नहीं, राइट। तो सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हैं? दीज आर परफॉर्म्ड फॉर द डायरेक्ट डिटेल्ड टेस्टिंग। आपका ऑडिटर सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके आपके अकाउंट बैलेंस की, ट्रांजैक्शन की, या जो भी डिस्क्लोजर्स आपकी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए हैं उनकी टेस्टिंग करता है, ठीक है, एविडेंसेस कलेक्ट करता है। सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर भी दो टाइप के होते हैं, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड अंडर एसए नंबर 520 इन डिटेल। नंबर 1 क्या होते हैं आपके सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर, जहां पे आपका ऑडिटर कंपैरिजंस करता है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में, और कई बार फाइनेंशियल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में भी, राइट। जहां पे आपका ऑडिटर सिर्फ अमाउंट के ऊपर कंफर्ट नहीं लेता, एक्यूरेसी के ऊपर कंफर्ट नहीं लेता, बल्कि वो ये भी अंडरस्टैंड करता है कि जो ये ट्रांजैक्शन आपकी मैनेजमेंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई है इसकी रीजनेबलनेस क्या है, ठीक है। और रीजनेबलनेस को वो एस्टैब्लिश करने के लिए कंपैरिजंस करता है। कंपैरिजंस वो अपने खुद के साथ भी कर सकता है, मतलब अपने पास्ट परफॉर्मेंस के साथ भी कर सकता है, आपकी एंटिटी की बजटेड, आपकी एंटिटी की जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है उसके बजट है उसके साथ भी कर सकता है। आपका ऑडिटर इस रीजनेबलनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए आपकी एंटिटी की परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री की एवरेज के साथ भी कंपेयर कर सकता है। हमने बहुत सारे टाइप के एनालिटिकल प्रोसीजर वहां पे डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आपका एक सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है? सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर, ऑलरेडी डिस्कस्ड अंडर एसए नंबर 520। दूसरा सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर क्या हो सकता है? दैट इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ऑल्सो नोन एज सब्सटेंसिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ये परफॉर्म किए जाते हैं एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए। किसके रिलेशन में किसके रिलेशन में एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए? आपकी असर्शन के रिलेशन में एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए कि क्या आपकी एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, राइट्स, ऑब्लिगेशन, ये जो भी आपकी असर्शन है इनके अंदर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं है, राइट। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स के? मैंने बताया था इंस्पेक्शन हो सकती है, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा सकते हो जो आपके एसए नंबर 505 में हमने पढ़नी है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है? एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है जो आपका ऑडिटर किससे मंगवाता है? एक थर्ड पार्टी से मंगवाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑडिटर को कंफर्मेशन लेनी है, एक कंफर्ट लेना है कि आपकी मैनेजमेंट ने जो डेटर्स दिखाई हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, मैनेजमेंट कहती है 2 लाख के डेटर है, क्या ये एक्चुअल में 2 लाख के डेटर हैं? तो जो भी आपके इस 2 लाख के अंदर जिन जिन डेटर्स का नाम आ रहा है, आपका ऑडिटर इनको एक रिटर्न कंफर्मेशन भेज देगा और उनको बोलेगा कि आप कंफर्म करो कि क्या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर हमारी एंटिटी भी एज अ क्रेडिटर शो हो रही है और किस अमाउंट से शो हो रही है, क्या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी 2 लाख का ही बैलेंस आ रहा है, राइट। उसको कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। आपका ऑडिटर रिकंसिलिएशन कर सकता है, कट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है, वाउचिंग कर सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द टेस्ट ऑफ डिटेल्स, राइट। तो रिस्पॉन्सेज मतलब जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स है वो कितनी कैटेगरी के हो सकते हैं? या तो आपका ऑडिटर टीओसी परफॉर्म करेगा, दैट मीन्स या तो आपका ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करेगा, दूसरा आपका ऑडिटर सब्सटेंसिव चेकिंग कर सकता है, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स आपके ऑडिटर को क्या प्रोवाइड करते हैं? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं एट असर्शन लेवल, राइट। सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर भी दो टाइप के हो सकते हैं, सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर जिसको हमने ऐसे नंबर 520 में देखा, और दूसरे आपके टेस्ट ऑफ डिटेल्स, राइट। और आपके टीओसी क्या होते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जहां पे आपका ऑडिटर चेक करता है कि आपकी एंटिटी ने जो कंट्रोल्स लगाए हैं क्या वो ऑपरेट हो रही हैं इफेक्टिवली और नॉट। और मैंने ये भी बताया आपका ऑडिटर टीओसी एज अ रिस्पॉन्स तब ही लगाएगा जब उसकी एक्सपेक्टेशन है कि आपकी एंटिटी के कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, राइट। तो ये सारी चीजों की डिस्कशन आपको पता होनी चाहिए। इतनी डिस्कशन हमारे एसए नंबर 330 को शुरू करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, राइट।
जो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी कि हम ऑडिट के किस स्टेज पे खड़े हैं, दूसरा कितने टाइप के रिस्पॉन्सेज आपका ऑडिटर बना सकता है जब भी आप एसए नंबर 330 शुरू करोगे, इतनी चीजें आपको पहले से ध्यान में रखनी है। मैं डायरेक्ट आपको बुक से कराऊंगी क्योंकि ये चार्ट जो यहाँ पे बना हुआ है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही परफेक्ट चार्ट है। ये पुराने सिलेबस का चार्ट है, मतलब मैंने पहले बनाया हुआ, तो आप इस चार्ट को देखकर अपना अच्छा सा चार्ट बना लेना। मैं बुक से ही आपको डायरेक्टली पढ़ाऊंगी, एक एक लाइन को आप ध्यान से सुनते जाना। जो चीज़ यहाँ पे है एग्जैक्ट सेम ही चीज़ आपके चार्ट के अंदर है। ओके, मुझे वो बहुत छोटा लग रहा है देखने में, इस वजह से मैं उस चार्ट को रेफर नहीं कर रही। एसए नंबर 330 किसकी बात करता है? ऑडिटर के रिस्पॉन्सेज की बात करता है अगेंस्ट द एसेस्ड रिस्क, राइट। स्कोप क्या है इस एसए का? स्कोप ऑफ दिस एसे मतलब एसे नंबर 330 डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट रिस्पॉन्सेज। आपका स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डिजाइन करना है, इंप्लीमेंटेशन करवानी है, किसकी? रिस्पॉन्सेज की। रिस्पॉन्सेज किसके अगेंस्ट? टू द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। जो आपके ऑडिटर ने कहां पे ढूंढा? जो आपके ऑडिटर ने ढूंढा इन अकॉर्डेंस विद एसए नंबर 315, और आगे उसका नाम लिखा है और कुछ भी नहीं। समझ में आया? तो कहता है एसए नंबर 330 अपने स्कोप में क्या बोल रहा है कि मैं बताऊंगा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऑडिटर को रिस्पॉन्सेज डिजाइन करने हैं। किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज डिजाइन करने हैं? उस रिस्क के अगेंस्ट जो रिस्क आपके ऑडिटर ने एसए नंबर 315 में ढूंढा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके ऑडिटर का? ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का कि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका ऑडिटर रिस्पॉन्सेज बनाएगा, वो रिस्पॉन्सेज बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके ऑडिटर को क्या मिल सके? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल सके। तो आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको क्या मिल सके? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल सके। किस चीज को लेकर? अबाउट द असेस्ड रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। जो उसने असेसमेंट करी है अपने रिस्क की, उसको लेकर। मतलब आपके ऑडिटर को, मैंने आपको बोला था कि जब भी आप एसए नंबर 315 पढ़ोगे आपको ये चीज नहीं भूलनी है कि एसए नंबर 315 आपके ऑडिटर को सिर्फ इतना बताता है कि एंटिटी के किस एरिया में कितना रिस्क है गलतियां होने का। वहां पे आपके ऑडिटर को ये नहीं पता लगता कि उस एरिया में क्या एक्चुअल में गलती है। यह पता लगाने के लिए कि जहां पे रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, उस रिस्क की वजह से क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्चुअल में मिस्टेक है या नहीं, आपका ऑडिटर ऐसे नंबर 330 लगाता है, अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है। जब आपका ऑडिटर रिस्पॉन्सेज लगाएगा तो उसको एविडेंसेस मिलेंगे कि क्या एक्चुअल में जो उसकी रिस्क की असेसमेंट थी, उस रिस्क की वजह से उस एरिया में गलती है या नहीं। ओके, फिर वो कहता है कैसे? थ्रू डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू दोज रिस्क। तो आपका ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करनी है अगेंस्ट द रिस्क। और वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करेगा? बाय डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द रिस्पॉन्सेज, राइट। डेफिनेशन अब तुम करोगे सेल्फ। क्यों? क्योंकि यहां पे जो मैंने इतनी ज्यादा दोबारा से डिस्कशन करी फैप की, वो यहां पे सेम डिस्कशन है कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर होते क्या हैं। सब्सटेंसिव प्रोसीजर के दो टाइप कौन से होते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर। दूसरे टाइप के रिस्पॉन्सेज आपका ऑडिटर कौन से लगा सकता है? दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जो क्यों परफॉर्म किए जाते हैं? इन ऑर्डर to evaluate the operating effectiveness of controls in prevention, detection and correction of the material misstatement। क्या आपकी एंटिटी ने जो कंट्रोल्स बनाए हैं क्या वो ऑपरेट हो रहे हैं इफेक्टिवली? क्या वो प्रिवेंट कर पा रहे हैं, करेक्ट कर पा रहे हैं, डिटेक्ट कर पा रहे हैं मटीरियल मिस स्टेटमेंट को, और नॉट एट द असर्शन लेवल, राइट। नीचे नोट में क्या लिखा है? दीज आर द टाइप्स ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। मैं आपको बता चुकी हूं ये किसके टाइप हैं? आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के टाइप है, जो आपका ऑडिटर परफॉर्म करता है किसके बेसिस पे? जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है रिस्क को लेकर। तो जब उसने एसए नंबर 315 लगाया होगा, जिस भी एंटिटी के जिस भी एरिया में उसको रिस्क ज्यादा मिला होगा, वहां पे वो अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी ज्यादा लगाएगा, in order to get the comfort and in order to reduce the audit risk at the acceptably
लो लेवल। समझ में आया? मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहला कंट्रोल क्या आता है आपका? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आपको मैं चार्ट से रिकंसाइल करवाती चलती हूँ, कहीं आपको ये ना लगे कि चार्ट में कुछ दिक्कत है, इस वजह से मैं वहां से नहीं करा रही। ऐसे नंबर 330, ये उसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव लिखा है कि उसको रिस्पॉन्सेज बनाने हैं, राइट? किसके अगेंस्ट? जो भी उसने रिस्क की असेसमेंट करी है अंडर ऐसे नंबर 315। दो टाइप के ऑडिट प्रोसीजर हो सकते हैं, टीओसी एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर। इसको आप सेल्फ पढ़ोगे, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब हम जो कर रहे हैं वो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब जो हम कर रहे हैं वो क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइप का क्या है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, राइट? सबसे पहले व्हेन टीओसी आर टू बी परफॉर्म्ड, कब परफॉर्म करने हैं टीओसी? फटाफट बताओ, इतनी बार मैंने अभी भी दोबारा से डिस्कस किया है कि आपका ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल तब ही लगाएगा जब उसको एक्सपेक्टेशन है कि एंटिटी के जो कंट्रोल्स हैं दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। जब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंट्रोल अच्छे हैं, ठीक है, तो कहता है ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म टीओसी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एज टू द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल। व्हेन, कब, ठीक है? तो वो कह रहा है कि टीओसी आपका ऑडिटर कब लगाएगा? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कि जो आपके कंट्रोल्स हैं दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। तब लगाएगा जब आपके ऑडिटर की असेसमेंट अबाउट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, मतलब जब उसने ऐसे नंबर 315 लगाया और उसने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को ढूंढा एट द असर्शन लेवल। और क्यों वो असर्शन लेवल पे रिस्क को ढूंढ रहा है ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट? तो जब आपके ऑडिटर ने ऐसे नंबर 315 लगाया और उसने रिस्क की असेसमेंट करी, उस असेसमेंट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन है दैट द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। उसको लगता है कि एंटिटी के जो कंट्रोल्स है दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। दैट मींस आपका ऑडिटर की इंटेंशन है कि वो रिलाय करेगा ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन डिटरमाइनिंग द एनटीई ऑफ द सब्सटेंसिव प्रोसीजर, कि वो रिलाई करना चाहता है आपके कंट्रोल्स के ऊपर किस टाइम पे? जब आपका ऑडिटर आगे चल के सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। समझ में आया? तो टीओसी कब लगाता है आपका ऑडिटर? जब उसने रिस्क की असेसमेंट करी, उसकी रिस्क की असेसमेंट के अंदर एक एक्सपेक्टेशन इंक्लूडेड है कि एंटिटी ने जो कंट्रोल्स लगाए हैं दोज कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। या फिर उसको लगता है कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर अलोन, कि अगर मैं टीओसी ना लगाऊं, टीओसी पहले ना परफॉर्म करूं, सीधा क्या परफॉर्म करूं? सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करूं, वो मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं करेंगे। मुझे सबसे पहले क्या लगाने पड़ेंगे? टीओसी लगाने पड़ेंगे। इस वजह से आपका ऑडिटर टीओसी लगाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना, टीओसी कब लगेंगे? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, जब आपके ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन है कि एंटिटी के अंदर कंट्रोल वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं जैसे ऑपरेट होने चाहिए, मतलब उस पर्पस के साथ ही ऑपरेट कर रहे हैं जिस पर्पस के साथ आपकी मैनेजमेंट ने उन कंट्रोल्स को बनाया था। दूसरा, जब आपके ऑडिटर को लगता है कि अगर मैंने टीओसी नहीं लगाए, पहले सीधा सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगाए, तो सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर अपने आप में मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं दे पाएंगे, देयरफॉर वो पहले टीओसी लगाता है या वो टीओसी के साथ सब्सटेंसिव लगाता है। समझ में आया? आगे कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टीओसी, कि जब आपका ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स डिजाइन कर रहा होगा, परफॉर्म कर रहा होगा, ऑडिटर शैल ऑब्टेन मोर persuasive audit evidence the greater the reliance the auditor places on the effectiveness of controls। मार्क कर लो इसको, एमसीक्यू में बिल्कुल यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये कहता है जितना ज्यादा भरोसा आपका ऑडिटर कंट्रोल्स के ऊपर दिखाएगा उतना ही ज्यादा उसको, उतने ही ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस उसको कलेक्ट करने पड़ेंगे। मतलब कि जब आपका ऑडिटर टीओसी परफॉर्म करेगा, ऑडिटर को ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे, द ग्रेटर द रिलायंस ऑडिटर प्लेसेस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। मतलब अगर आपके ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कंट्रोल को लेकर, उसका भरोसा बहुत ज्यादा है कंट्रोल्स को लेकर, तो उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए किसके रिलेशन में, कि जो कंट्रोल्स लगाए हैं क्या वो ऑपरेट हो रहे हैं इफेक्टिवली या नहीं, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस भी ज्यादा कलेक्ट करने पड़ेंगे। ये इस लाइन का मतलब है।
समझ में आया? तो पता लगा कि टीओसी कब परफॉर्म होते हैं। दो सिचुएशन में बिल्कुल रट जानी चाहिए, जब उसकी एक्सपेक्टेशन है कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और सब्सटेंसिव प्रोसीजर अलोन अपने आप में उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं प्रोवाइड करेंगे। जितना ज्यादा भरोसा प्लेस करना चाहेगा, जितना ज्यादा उसका भरोसा होगा कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को लेकर, उतने ही ज्यादा उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट? अगर ये चीज मैं आके आपको यहां से दिखाऊं तो ये चीज यहां पे सेम लिखी है कि व्हेन, कब आपको टीओसी लगाने हैं। आगे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टीओसी होगा क्या, मतलब किस नेचर के कंट्रोल्स की टेस्टिंग टीओसी आपका ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है, किस एक्सटेंट तक आपके ऑडिटर को टीओसी परफॉर्म करनी चाहिए ताकि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल सके अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, राइट? तो कहता है कि जब आपका ऑडिटर टीओसी को परफॉर्म करेगा, ऑडिटर को ये सारी चीजें चेक करनी है। क्या आपका ऑडिटर क्या परफॉर्म करेगा, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स इन कॉम्बिनेशन विद द इंक्वायरी। मतलब एक ऑडिट प्रोसीजर तो क्या हुआ, इंक्वायरी हुआ, वो मैनेजमेंट के पर्सोनल से, मैनेजमेंट से पूछताछ करेगा। लाइन लिख लो इसके ऊपर फटाफट, क्या कि इंक्वायरी अलोन do not provide sufficient and appropriate audit evidence। इंक्वायरी अपने आप में ऑडिटर को कभी भी sufficient and appropriate audit evidences नहीं दे सकती। इंक्वायरी के साथ साथ आपके ऑडिटर को अदर ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म करने पड़ेंगे अगर उसको sufficient and appropriate audit evidences चाहिए तो। रीजन बीइंग, इंक्वायरी में होता क्या है कि आप पूछताछ करते हो। किससे पूछताछ करते हो, जो आपके इंप्लॉइज हैं आप उनसे पूछताछ करते हो, आपके एंटिटी में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल परचेज का हेड है, आपने उससे पूछा, हम अपने ओरिजिनल एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे, आपने उससे पूछा कि क्या आप परचेजेस करने से पहले टेंडर को इन्वाइट करते हो। अगर उस पर्सन ने झूठ बोल दिया तो आपको उसका जो रिस्पॉन्स है इंक्वायरी का, उसको कोरोबोरेट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, राइट? आप कौन कौन से और अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, राइट? तो क्या कह रही है कि आपका ऑडिटर परफॉर्म करेगा अदर ऑडिट प्रोसीजर इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी, कि अगर वो टीओसी लगा रहा है तो उसको अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी, इंक्वायरी के साथ कोई और ऑडिट प्रोसीजर, तब उसको जाके क्या मिलेंगे, टू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंसेस, तब उसको मिलेंगे ऑडिट एविडेंसेस। किस चीज के ऑडिट एविडेंसेस, टीओसी में किस चीज के ऑडिट एविडेंसेस ढूंढ रहे हैं, अबाउट दी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, इंक्लूडिंग उसके साथ साथ वो ये भी अंडरस्टैंड करेगा क्या, हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड एट द रेलिवेंट टाइम्स। क्योंकि उसको क्या देखना है, उसको ये देखना है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स आपकी मैनेजमेंट ने लगाए हैं, क्या वो कंट्रोल्स ऑपरेट हो रहे हैं इफेक्टिवली और नॉट। तो आपका ऑडिटर ये भी समझेगा कि आपकी मैनेजमेंट ने इन कंट्रोल्स को कैसे अप्लाई किया, हाउ। दूसरा, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक कंट्रोल था कि जब भी आप परचेजेस करोगे तो उस परचेजेस करने से पहले आपको टेंडर मंगवाने हैं। एक परचेज आप कर रहे हो तो प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स को कंप्लायंस करते हुए आप परचेजेस कर रहे हो, लेकिन जब आप अगली परचेजेस कर रहे हो तो आप टेंडर को इन्वाइट नहीं कर रहे, राइट? तो कंट्रोल्स लगाने का फायदा तब ही है जब आप उनको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। तो आपका ऑडिटर जब टीओसी लगाएगा तो वो क्या देखेगा कि कितनी कंसिस्टेंसी के साथ आपकी मैनेजमेंट, आपकी जो एंटिटी है, इन कंट्रोल्स का कंप्लायंस कर रही है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, किसने, बाय हुम ये कंट्रोल्स वर अप्लाइड, किन लोगों ने कंट्रोल को अप्लाई किया, एंड या फिर और बाय व्हाट मीन्स, किस मीन्स के साथ इन कंट्रोल्स को अप्लाई किया गया। समझ में आया? तो क्या कह रहा है कि जब आपका ऑडिटर अपने टीओसी को डिजाइन करेगा उस टाइम पे आपके ऑडिटर को क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, आपके ऑडिटर को इंक्वायरी करनी है इन कॉम्बिनेशन विद अदर ऑडिट प्रोसीजर, ताकि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल सके। किस चीज के एविडेंसेस, अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर तीन चीजें और समझेगा। नंबर वन, कैसे इन कंट्रोल्स को अप्लाई किया गया, किसके द्वारा इन कंट्रोल्स को अप्लाई किया गया, किस मींस के द्वारा इन कंट्रोल्स को अप्लाई किया गया, एंड कितनी कंसिस्टेंसी से इन कंट्रोल्स को अप्लाई किया गया, राइट? एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इसको मार्क कर लो, क्या डिटरमाइन करेगा आपका ऑडिटर, क्या डिटरमाइन करेगा वेदर द कंट्रोल्स टू बी टेस्टेड, कि जिस कंट्रोल को मैं चेक कर रहा हूं, टेस्ट कर रहा हूं,
डिपेंड अपॉन अदर कंट्रोल्स, क्या वो कंट्रोल्स किसी और कंट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसको आप कहते हो इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। अगर हैं, एंड इफ सो whether it is necessary to obtain audit evidences supporting the effective operations of those indirect control। कहता है कि जिन कंट्रोल्स को मैं टेस्ट कर रहा हूं एज एन ऑडिटर, जब किस टाइम पे, जब मैं टीओसी को लगा रहा हूं, जब मैं ये चेक कर रहा हूं कि क्या आपके एंटिटी के लगाए हुए कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, उस टाइम पे अगर ये कंट्रोल ऐसे हैं जो किसी और कंट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका ऑडिटर ये भी डिटरमाइन करेगा कि क्या मुझे उन कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को भी चेक करने की नीड है जिन कंट्रोल्स के ऊपर वो कंट्रोल्स डिपेंडेंट है जिनकी टेस्टिंग मैं कर रहा हूं। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल सुनो, ध्यान से सुनो। ये यहां पे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप इसका मुझे पॉज करके सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इस एग्जाम्पल को बाद में लिख सको। जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि लेटर ऑन आप भूल जाओगे इसका मतलब क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, एमसीक्यू अगर कोई समझदार इंटेलिजेंट एग्जामिनर होगा तो वो बिल्कुल बना सकता है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं यहाँ पे इसको खराब कर सकती हूँ। ओके, एग्जाम्पल सुनो। आपकी एंटिटी ने, हम परचेजेस को ही कंटिन्यू करेंगे, आपकी एंटिटी ने अभी अभी जो उसकी प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस है उसको ऑटोमेटेड किया है, राइट। मतलब आपसे आपकी एंटिटी जब भी परचेजेस करेगी अपने रॉ मटेरियल की, वो ऑटोमेशन, एक ऑटोमेटेड प्रोसेस को फॉलो करेगी, सिस्टम के थ्रू वो उस प्रोसेस को फॉलो करेगी। और आपकी एंटिटी ने एक कंट्रोल भी लगाया है, क्या, कि जब भी आप परचेजेस करोगे तो आपको अथोराइजेशन चाहिए होगी। तो कंट्रोल किसके ऊपर है? अथोराइजेशन के ऊपर आपकी एंटिटी ने कंट्रोल लगाया है, राइट। तो आपका ऑडिटर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक कर रहा है इन कंट्रोल्स की, किन कंट्रोल्स की? अथोराइजेशन के कंट्रोल की, राइट। बट ये कंट्रोल अब एक ऐसा कंट्रोल है जो किसी और कंट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? ये कंट्रोल आपकी जर्नल आईटी कंट्रोल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हमने कल डिस्कस किया था। कैसे? जर्नल आईटी कंट्रोल्स में क्या आती है कि कौन कौन पर्सन आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। अगर आपके जर्नल आईटी कंट्रोल्स वीक है, मतलब कि कोई भी प्रॉपर अथोराइजेशन नहीं है कि कौन आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, सिस्टम मतलब आपके प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अगर आपके जर्नल आईटी कंट्रोल्स वीक हैं, इसका मतलब भले ही आपकी प्रॉपर अथोराइजेशन हो रही है, भले ही उस पर्टिकुलर कंट्रोल की जिसकी आप टेस्टिंग कर रहे हो वो कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, बट अगर आपके इनडायरेक्ट कंट्रोल्स, जिन कंट्रोल्स के ऊपर वो कंट्रोल्स डिपेंडेंट है, जिनकी टेस्टिंग आप कर रहे हो, वो वीक हैं, तो अल्टीमेटली आपके कंट्रोल्स भी वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट कहता है कि अगर जिन कंट्रोल्स की टेस्टिंग आपका ऑडिटर कर रहा है वो कंट्रोल्स किसी और कंट्रोल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में कंट्रोल, कौन से कंट्रोल की टेस्टिंग हो रही है? अथोराइजेशन की टेस्टिंग हो रही है। कौन सी अथोराइजेशन? जो आपके परचेजेस के ऊपर लगी हुई है, राइट। लेकिन ये कंट्रोल ऐसा है जो जर्नल आईटी कंट्रोल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो आपका ऑडिटर डिटरमाइन करेगा, समझेगा कि क्या मुझे उन इनडायरेक्ट कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को भी चेक करने की नीड है या नहीं है। एग्जाम्पल समझ में आया? इसको मार्क कर लो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कहता है टाइमिंग क्या है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की, ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। आपका ऑडिटर टीओसी को किस टाइम पे परफॉर्म करेगा? तो ऑडिटर शैल टेस्ट द टीओसी एट अ पर्टिकुलर टाइम या फिर थ्रू आउट द पीरियड। इसका मतलब समझ में आया? सुनो ध्यान से। अब आपका ऑडिटर चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक कर सकता है कि आपकी एंटिटी ने जो कंट्रोल्स लगाए हैं क्या वो ऑपरेट हो रही हैं इफेक्टिवली और नॉट, या जो उसका ऑडिट का पीरियड है थ्रू आउट द पीरियड भी वो चेक कर सकता है कि क्या वो कंट्रोल्स ऑपरेट हो रही हैं इफेक्टिवली और नॉट। एग्जाम्पल सुनो। सबसे पहले पर्टिकुलर टाइम का, आपका ऑडिटर एक कंट्रोल के ऊपर टेस्टिंग कर रहा है क्योंकि उसको देखना है कि क्या ये कंट्रोल्स ऑपरेट हो रहे हैं इफेक्टिवली और नॉट। कौन से कंट्रोल के ऊपर? सेल्स का ही एग्जांपल लेते हैं कि आपकी मैनेजमेंट ने बोला कि जब भी सेल्स होगी या परचेजेस होगी प्रॉपरली अथोराइज्ड होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए अगर आपका ऑडिटर टीओसी लगा रहा है, अपने कंट्रोल की टेस्टिंग कर रहा है फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो क्या करेगा? एवरी मंथ 15 तारीख को, कोई भी डेट वो चूज कर सकता है, आपकी एंटिटी ने जितनी भी सेल्स करी क्या उन सेल्स के इनवॉइसेस में प्रॉपर अथोराइजेशन हुई या नहीं हुई।
अगर उसका रिजल्ट सामने से जो निकल के आता है वो ये है हाँ कि वो प्रॉपरली अथोराइज्ड है, इसका मतलब कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ठीक है। दूसरा, अगर वो टेस्ट कर रहा है इन कंट्रोल्स को थ्रू आउट द पीरियड, इसका क्या मतलब हुआ कि जो उसका रिपोर्टिंग का पीरियड है, उस पीरियड, ऑडिट का पीरियड है, उस पीरियड के अंदर क्या वो कंट्रोल्स ऑपरेट हो रही हैं इफेक्टिवली और नॉट। अगर आपका ऑडिटर इस चीज की टेस्टिंग कर रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे चेक कर सकता है ऑथराइजेशन को, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट मंथ में अलग अलग सैंपल उठा लेगा थ्रू आउट द पीरियड, और उनके अंदर वो चेक करेगा कि जितने भी उसने सेल्स के इनवॉइसेस के सैंपल उठाए, उन सैंपल के अंदर कितने ऐसे इनवॉइसेस हैं जिनके अंदर ऑथराइजेशन नहीं है। तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या कंट्रोल्स ऑपरेट हो रही हैं इफेक्टिवली और नॉट। जो आपका कंट्रोल था कि ऑथराइजेशन होनी चाहिए, क्या सही में ऑथराइजेशन हो रही है नॉट। ठीक है। तो ये कहता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आपका ऑडिटर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे भी लगा सकता है या थ्रू आउट द पीरियड भी चेक कर सकता है, फॉर विच द ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई ऑन दोज कंट्रोल। जो भी आपके ऑडिटर की, जितना भी आपका ऑडिटर रिलायंस प्लेस करना चाहता है, in order to provide an appropriate basis for the auditor's intended reliance, ताकि आपके ऑडिटर को एक बेस मिल जाए कि उसको कितना भरोसा करना है आपके इन कंट्रोल्स के ऊपर। समझ में आया? ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यहां से डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में मोस्टली क्वेश्चन वहां से बनते हैं जहां पे पॉइंट्स हैं 1 2 3 बहुत सारे, वहां पे आपका इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे ऐसे बीच में जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको किसी भी वे से इनकॉर्पोरेट करा जा सकता है आपकी केस स्टडी में, और आपका इंस्टीट्यूट डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा कि टाइमिंग क्या है, वो एक सिचुएशन क्रिएट कर देगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इसी एग्जांपल को वो सिचुएशन बना सकता है। ठीक है। तो इस वजह से आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लिखा हुआ है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे भी लगाए जा सकते हैं या थ्रू आउट द रिपोर्टिंग पीरियड भी लगाए जा सकते हैं, इसका मतलब क्या है। ओके। आगे कहता है कि आपके ऑडिटर ने मान लो किसी इंटरिम पीरियड पे टीओसी की चेकिंग करी थी, कंट्रोल्स को चेक किया था। इंटरिम पीरियड मतलब 31 मार्च से पहले किसी डेट पे तुम्हारी टेस्टिंग हुई है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या आपके ऑडिटर को जो एविडेंसेस मिले हैं अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, क्या आपका ऑडिटर उनको यूज कर सकता है? आंसर इज यस। तो कहता है कि आपका ऑडिटर जब यूज करता है, जब वो ऑब्टेन करता है ऑडिट एविडेंसेस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स ड्यूरिंग एन इंटरिम पीरियड, आपके ऑडिटर को कुछ एडिशनल काम करने पड़ेंगे। एग्जांपल, मेरे ऑडिटर ने मेरे कंट्रोल्स को लेकर टेस्टिंग करी है, टीओसी परफॉर्म करी है मान लो जून में। ठीक है। तो जून में उसने टेस्टिंग करी है, तो जून से लेकर जो भी मार्च का इंटरवीनिंग पीरियड है, उस पीरियड के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए आपका ऑडिटर क्या कर सकता है, वो ऑब्टेन करेगा सबसे पहले एक चीज कि क्या कोई चेंजेस हुए हैं इन कंट्रोल्स में या नहीं। देखो, अगर चेंजेस हुए हैं आपके कंट्रोल्स में तो आपको फिर दोबारा से चेकिंग करनी पड़ेगी। अगर नहीं हुए तो वो डिटरमाइन करेगा कि जो आपका बचा हुआ पीरियड है, उस पीरियड के रिलेशन में कौन कौन से एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो रिमेनिंग पीरियड में वो टीओसी लगा सकता है, वो आपके सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है, टीओसी और सब्सटेंसिव दोनों लगा सकता है, जैसी भी उसकी प्रोफेशनल जजमेंट उसको सही बोलती है। ओके। तो ये बात यहाँ पे लिखी है। फिर वो कहता है कि हाँ, एक और बात, मैंने ये बात हमने ऐसे नंबर 315 पढ़ा तो भी डिस्कस की थी कि अगर आप पिछले साल भी आप ऑडिटर हो, पिछले साल भी आपने रिस्क को समझा है, पिछले साल भी आपने एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स को समझा है, तो इसका मतलब पिछले साल भी आपने टीओसी लगाए होंगे और आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि आपकी एंटिटी के किस एरिया में कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और किस एरिया में कंट्रोल्स ऑपरेट नहीं हो रहे हैं इफेक्टिवली। तो आपका ऑडिटर चाहे तो जो ऑडिट एविडेंसेस उसको पिछले सालों में मिले हैं उनको भी एज अ ऑडिट एविडेंसेस यूज कर सकता है। राइट। तो वो कह रहे हैं इफ द ऑडिटर प्लान्स टू यूज द ऑडिट एविडेंसेस फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट, अगर आपका ऑडिटर पिछले सालों की ऑडिट से जो उसको ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, अगर आपका ऑडिटर उनको यूज करना चाहता है, सबसे पहले आपके ऑडिटर को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि उनकी कॉन्टिन्यूइंग रेलिवेंस क्या है, कि क्या वो इस करंट पीरियड में भी रेलिवेंट हैं, by obtaining the audit evidences about whether significant changes in those controls have occurred subsequent to previous audit। अगर चेंजेस हुए हैं कंट्रोल्स में फिर तो वो रेलिवेंट नहीं है, अगर चेंजेस नहीं हुए तो फिर आपका ऑडिटर जो ऑडिट एविडेंसेस उसको पिछले सालों में मिले थे
उन ऑडिट एविडेंसेस को यूज कर सकता है इन रिलेशन टू ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंसेस for the audit evidences of whether your controls are operating effectively or not, right? The auditor shall obtain the evidence by performing the, फिर वो कह रहा है कि कैसे आपका ऑडिटर एविडेंसेस कलेक्ट करता है, वो इंक्वायरी करेगा, जो हमने ऊपर देखा कि जब आपका ऑडिटर इंक्वायरी करता है उसके साथ वो और कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ऑब्जर्वेशन लगा सकता है, इंस्पेक्शन लगा सकता है, कंफर्म कर सकता है मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगा सकता है टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दो स्पेसिफिक कंट्रोल्स, राइट? तो ये पॉइंट क्या था कि आपके ऑडिटर ने पहले भी इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग करी है, राइट? पिछले सालों में भी उसके पास पहले से एविडेंसेस है और आपका ऑडिटर उन्हीं ऑडिट एविडेंसेस को यूज करना चाहता है इस साल के टीओसी के लिए, तो क्या वो कर सकता है? जैसे कहता है हाँ वो कर सकता है यूज, प्रोवाइडेड दैट कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ हो। सिग्निफिकेंट चेंज मतलब मान लो कि पहले आपकी मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री के ऊपर कंट्रोल्स लगाया था, क्या कि आपकी इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन करती है आपकी मैनेजमेंट, आपकी एंटिटी क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन ये कंट्रोल पिछले साल था, इस साल चेंज कर दिया आपकी मैनेजमेंट ने और अब आपकी मैनेजमेंट ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसको आप कहते हो RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। मतलब आपने देखा होगा कि आप टैग से सिर्फ स्कैन करते हो और जब आप टैग से स्कैन करते हो तो जो भी उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी, जितनी भी उसकी क्वांटिटी है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, उस क्वांटिटी का जितना भी प्राइस है, मल्टीप्लाई करके उसका कितना रिकॉर्ड में इन्वेंट्री की वैल्यू होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाती हैं, ठीक है? तो अब आपकी एंटिटी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करती क्वार्टरली बेसिस पे, अब उसका कंट्रोल दूसरा है, क्योंकि कंट्रोल चेंज हो गए तो क्या ये जो RFID का सिस्टम है वो इस साल ऑपरेट हो रहा है इफेक्टिवली या नहीं, इसके ऊपर आपके ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करनी है। इस वजह से आपका ऑडिटर टीओसी परफॉर्म कर रहा है, तो जो उसने पहले चेकिंग करी थी टीओसी की, वो इस बेसिस पे करी थी कि पहले कंट्रोल ये थे कि आपकी मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है, अब वो टेस्टिंग इरेलीवेंट होगी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका जो ऑडिटर है वो पिछले साल के ऑडिट एविडेंसेस को यूज नहीं कर सकता, लेकिन अगर कंट्रोल्स में कोई चेंज नहीं आए हैं तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। अब फिर आपको उस सिचुएशन में ये भी देखना पड़ेगा कि किस डेट तक की टेस्टिंग पिछले साल हुई थी, ताकि जो आपका एडिशनल पीरियड है, आप एडिशनल पीरियड के लिए आपके ऑडिटर को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे, वेदर दोस टीओसी इन दैट एडिशनल पीरियड आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, ठीक है? ये बात यहाँ पे लिखी है। आगे उसने सेम ही बात लिखी है, अगर चेंजेस हुए हैं, इफ देयर हैव बीन एनी चेंजेस affect the continuing relevance of the audit evidence from the previous audit, auditor shall test the controls in the current audit। कि अगर चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस ऐसे हैं जिसकी वजह से अब वो कंट्रोल कि आपके ऑडिटर की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो रेलिवेंट नहीं रही है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट? तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके ऑडिटर को कंट्रोल्स को टेस्ट करना पड़ेगा, और अगर चेंजेस नहीं हुए ऑडिटर शेल टेस्ट द कंट्रोल एटलीस्ट वंस इन एवरी थर्ड ऑडिट। ये भी हम देख चुके हैं जब हमने ऐसे नंबर 315 देखा था कि आप पिछले साल के जो भी एविडेंसेस है कंट्रोल को लेकर उनको बिल्कुल यूज कर सकते हो, आपको हर साल दोबारा से कंट्रोल्स की टेस्टिंग करने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 3 साल में कॉम्प्रिहेंसिव चेकिंग करनी ही पड़ती है। क्यों? ताकि आपका ऑडिटर अवॉइड कर सके पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग ऑल द कंट्रोल्स इन विच ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई इन अ सिंगल ऑडिट, कि आपका ऑडिटर उस पॉसिबिलिटी को, उस सिचुएशन को इग्नोर करना चाहता है कि जिन कंट्रोल्स के ऊपर वो रिलाई कर रहा है या रिलायंस प्लेस करना चाहता है, उन सारे के सारे कंट्रोल्स की टेस्टिंग उसको एक ही ऑडिट में करनी पड़े, और हर जो बीच की 2 सब्सिक्वेंट ऑडिट है उनके बीच में कोई भी टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो वो कह रहा है कि आपके ऑडिटर को देखो, ओके आपका ऑडिटर, 2 चीजें हमने पढ़ी यहां पे, ऑडिट एविडेंसेस आपका ऑडिटर यूज करेगा जो उसको मिले हैं इंटरिम टेस्टिंग से, ठीक है? क्या वो कर सकता है? आंसर इज यस, वो यूज कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट आपके उस इंटरिम पीरियड में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। इंटरिम मतलब कि मान लो आपने 5 जून को कोई टेस्टिंग करी है, यहाँ पे आपके ऑडिटर के पास कोई एविडेंसेस हैं अबाउट दी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, यहाँ तक आपके ऑडिटर ने टीओसी लगाए थे। अब 31 मार्च है, तो ये जो इंटरवीनिंग पीरियड है, बीच का पीरियड है, इस बीच के पीरियड में आपका ऑडिटर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है, और ये जो डेट है, जिस डेट तक वो ऑलरेडी टीओसी परफॉर्म कर चुका है, उस डेट तक
जो उसको ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं उन ऑडिट एविडेंसेस को वो चेक कर सकता है, अगर यूज कर सकता है, अगर उसको कोई भी चेंजेस नहीं मिले हैं, मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हुए हैं आपके कंट्रोल्स में। तो दूसरी सिचुएशन क्या है कि आपके ऑडिटर ने प्रीवियस ऑडिट्स में, पिछले सालों की ऑडिट में, मान लो लास्ट ईयर ही उसने TOC परफॉर्म करे थे और उसके पास ऑडिट एविडेंसेस हैं अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपका ऑडिटर इन ऑडिट एविडेंसेस को यूज कर सकता है जब वो इस साल कंफर्ट ले रहा है, जब वो इस साल TOC लगा रहा है, कि क्या जो कंट्रोल्स लगाए हैं आपकी मैनेजमेंट ने वो ऑपरेट हो रही हैं इफेक्टिवली और नॉट। आंसर है यस, वो बिल्कुल यूज कर सकता है। इसमें भी एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट, क्या, सबसे पहले कि ये जो कंट्रोल्स हैं अभी भी क्या होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए उसकी ऑडिट के लिए। और ये रेलिवेंट कब होंगे, जब कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होंगे। अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं तो उस सिचुएशन में आपके ऑडिटर को इवेलुएट करना पड़ेगा कि क्या वो सिग्निफिकेंट चेंजेस इतनी ज़्यादा हैं जिसकी वजह से अब ये कंट्रोल की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो भी उसको ऑडिट एविडेंसेस मिले, वो रेलिवेंट नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर उसको रीटेस्टिंग करनी पड़ेगी करंट ईयर में। अगर आपके ऑडिटर को सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं मिले, कंट्रोल सेम ही है, तो उस केस में वो आपके इन ऑडिट एविडेंसेस को, जो ऑडिट एविडेंसेस उसको मिले हैं प्रीवियस ऑडिट से, किस चीज के रिलेशन में एविडेंसेस, अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, आपका ऑडिटर उन ऑडिट एविडेंसेस को यूज कर सकता है। लेकिन उस सिचुएशन के अंदर भी उसको दो बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या? सबसे पहले, हर 3 साल में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव चेकिंग होनी चाहिए कंट्रोल्स की, एंड उसके साथ साथ एवरी ईयर थोड़े थोड़े से तुम अपने कंट्रोल्स को चेक करते रहो, थोड़ा थोड़ा सा टेस्टिंग करते रहो। क्यों? ताकि आपका ऑडिटर अवॉइड कर सके पॉसिबिलिटी को, किस चीज की पॉसिबिलिटी, कि जिन कंट्रोल्स के ऊपर वो रिलायंस प्लेस करने की सोच रहा है उन कंट्रोल्स को उसको एक साथ ही 3 साल में चेक करना पड़ेगा, और ये जो बीच के 2 साल है वहां पे कुछ भी चेकिंग नहीं हो रही। ये बात वहां पे लिखी हुई है, समझ में आया? दोबारा से सेकेंड सिचुएशन, कि अगर कोई भी चेंज नहीं हुए हैं, द ऑडिटर शेल टेस्ट द कंट्रोल्स एटलीस्ट वंस इन एवरी 3rd ऑडिट। 3 ऑडिट में एक बार तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी, एंड उसके साथ साथ शेल टेस्ट सम कंट्रोल्स ईच ऑडिट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग। कहता है उसके साथ साथ हर ऑडिट में वो कुछ ना कुछ कंट्रोल्स को टेस्ट करता रहेगा। क्यों? ताकि वो अवॉइड कर सके पॉसिबिलिटी को, उस सिचुएशन को, किस सिचुएशन को, जहां पे उसको टेस्ट करने पड़ेंगे ऑल द कंट्रोल्स ऑन विच द ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई इन दिस सिंगल ऑडिट पीरियड। कि जब आपका ऑडिटर TOC के ऊपर रिलायंस प्लेस कर रहा है और वो 3rd ईयर आएगा तो उसको सारे के सारे कंट्रोल्स एक बार में टेस्ट करने पड़ेंगे, उस पॉसिबिलिटी को अवॉइड कर सके विद नो टेस्टिंग ऑफ द कंट्रोल इन द सब्सिक्वेंट 2 ऑडिट पीरियड। और उसके बाद अगले 2 सालों में वो कुछ भी चेकिंग नहीं कर रहा है। तो वो कह रहा है ऐसे करो, फिर तुम 3 साल में डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव चेकिंग करो, और साथ साथ में जो ये बीच के 2 ऑडिट्स हैं उन 2 ऑडिट्स में तुम कुछ ना कुछ कंट्रोल्स को चेक करते रहो। ठीक है, फिर आता है आपका ऑडिटर जब कंट्रोल्स की चेकिंग कर लेगा तो वो इवेलुएट करेगा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, राइट। अभी तक चलो मैं आपको साथ में ही कराऊंगी, जब ये खत्म हो जाएगा TOC फिर मैं आपको दोबारा से बताऊंगी कि अभी तक हमने किया क्या है, ताकि आपके दिमाग के अंदर माइंड मैप बैठ जाए, राइट। तो ये पॉइंट कह रहा है कि जब आपका ऑडिटर इवेलुएट कर रहा होगा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द रेलिवेंट कंट्रोल्स, ऑडिटर ये इवेलुएट करेगा कि क्या कोई मिस स्टेटमेंट है जो आपके ऑडिटर को मिली है बाय परफॉर्मिंग द सब्सटेंसिव प्रोसीजर, जो इंडिकेट कर रही हैं कि कंट्रोल्स माइट नॉट बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। मतलब ये वो सिचुएशन है जहां पे आपके ऑडिटर ने सबसे पहले क्या लगाई है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगाया है। तो कहता है कि जब आपका ऑडिटर इवेल्युएशन कर रहा है अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, क्या आपके ऑडिटर को कोई मिस स्टेटमेंट मिली। मिस स्टेटमेंट कैसे मिली? बाय परफॉर्मिंग द सब्सटेंसिव प्रोसीजर, जो इस बात की तरफ इशारा देते हैं कि भले आपके ऑडिटर की जो एक्सपेक्टेशंस थी कंट्रोल्स को लेकर कि हाँ कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, वो अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है और कंट्रोल्स हो सकता है आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जब आपके ऑडिटर ने सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगाई और उसको कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं मिली, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय द सब्सटेंसिव प्रोसीजर। इसका मतलब ये नहीं है
It does not provide audit evidences that controls related to assertion being tested are effective. मतलब वो कहता है कि आपके ऑडिटर ने सबसे पहले क्या लगाया, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगाए। सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर से उसको कोई भी ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले जो एविडेंसेस इस बात को कंफर्म करे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आगे लिखता है कि बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलती नहीं मिली, तो ये इस चीज का प्रूफ है कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, राइट। अगर आपके ऑडिटर ने कंट्रोल्स लगाए और उसको कोई डेविएशन मिली तो कहता है कि व्हेन डेविएशंस फ्रॉम कंट्रोल्स अपॉन व्हिच ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई आर डिटेक्टेड, जिन कंट्रोल्स के ऊपर वो भरोसा प्लेस करने की सोच रहा है उनके अंदर उसको डेविएशन मिली है, ऑडिटर विल मेक द स्पेसिफिक इंक्वायरीज, ऑडिटर अब स्पेसिफिक इंक्वायरीज करेगा मैनेजमेंट से इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस मैटर्स, कि कौन से ऐसे मैटर्स है जहां पे उसको डेविएशन मिली है एंड उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, राइट। और वो ये भी डिटरमाइन करेगा कि क्योंकि अब उसको डेविएशन मिली है तो क्या इसकी वजह से उसको और कोई टीओसी परफॉर्म करने की नीड तो नहीं है, मतलब उसको फर्दर टेस्टिंग करने की जरूरत तो नहीं है। तो वो डिटरमाइन करेगा वेदर टीओसी जो उसने ओके मैंने दूसरा पॉइंट पहले बता दिया, वो डिटरमाइन करेगा कि क्या उसको कोई एडिशनल टीओसी परफॉर्म करने की जरूरत तो नहीं है। दूसरी चीज वो डिटरमाइन करेगा कि क्या जो उसने टीओसी परफॉर्म करे थे ओरिजिनली वो उसको आपके ऑडिटर को एक अप्रोप्रिएट बेसिस प्रोवाइड करते हैं कि वो रिलायंस कर सकता है कंट्रोल्स के ऊपर, राइट। उसके साथ साथ पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड यूजिंग द सब्सटेंसिव प्रोसीजर, मतलब अब क्योंकि उसको डेविएशन मिली है तो अब रिस्क कितना है जिन रिस्क को एड्रेस करने के लिए उसको टीओसी नहीं सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि आपका ऑडिटर जब इवैल्यूएशन करेगा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स की तो उस टाइम पे आपका ऑडिटर क्या करेगा, उस टाइम तो आपका ऑडिटर इवेलुएट करेगा कि जो उसने सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे क्या उसको ऐसे कोई एविडेंसेस मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा दे रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट है। अगर आपके ऑडिटर ने जो सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे उनसे आपके ऑडिटर को कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं मिली तो वो इस बात का प्रूफ नहीं है कि आपके जो कंट्रोल्स हैं दोज आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अगर आपके ऑडिटर को कंट्रोल्स के अंदर कोई भी डेविएशन मिली है उस सिचुएशन में आपके ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा और फर्दर कुछ काम करने पड़ेंगे, स्पेसिफिक इंक्वायरीज करनी पड़ेगी। क्या डिटरमाइन करने के लिए, नंबर वन कि जो आप उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाए वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या आपके ऑडिटर को एक अप्रोप्रिएट बेसिस प्रोवाइड कर रही हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं कि हाँ वो रिलायंस प्लेस कर सकता है कंट्रोल पे, या फिर उसको एडिशनल टीओसी परफॉर्म करने की जरूरत है, या फिर उसको सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू एसेस द पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, राइट। फिर आता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे आपके ऑडिटर को अपने कंट्रोल्स की रीटेस्टिंग करनी पड़ सकती है। अपने कंट्रोल्स की रीटेस्टिंग का मतलब कि पिछले साल प्रीवियस ऑडिट्स में उसने टेस्टिंग करी थी लेकिन अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन हो सकती है, मान लो कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो गया या फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बहुत हाई है, या फिर आपकी जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है, जो आपकी मैनेजमेंट है, जो आपकी मैनेजमेंट का एटीट्यूड है, जो उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो सही नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके ऑडिटर को रीटेस्टिंग करनी पड़ सकती है अपने कंट्रोल्स की। तो ये क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल लर्न करना है, राइट। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट में डिक्रीज द पीरियड फॉर रीटेस्टिंग अ कंट्रोल, मतलब वैसे तो आपको 3 साल में एक बार करनी है लेकिन अगर ये सारी सिचुएशन है तो जो आपका रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल का पीरियड है वो कम हो जाएगा इन नॉट रिलाइंग ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट एट ऑल, या फिर ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपका ऑडिटर कहता है कि जो मुझे पिछले सालों में ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं मैं उनके ऊपर भरोसा ही नहीं प्लेस करूंगा। कौन कौन से वो सिचुएशंस हो सकती है जहां पे आपका ऑडिटर रीटेस्टिंग करेगा कंट्रोल्स की, राइट। नंबर वन डेफिशिएंट कंट्रोल इन्वायरमेंट है, ये हमने एसए नंबर 315 में कवर किया था कि कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब कि आपकी मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, उसके एथिकल बिहेवियर्स क्या है, उसकी इंटीग्रिटी को लेकर उसका क्या अप्रोच है, मैनेजमेंट की फिलोसफी क्या है, उसका ऑपरेटिंग स्टाइल कैसा है, टीसीडब्ल्यूजी कैसे ओवरसाइट करती है। तो अगर वो कंट्रोल इन्वायरमेंट डेफिशिएंट है, अच्छी नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपका ऑडिटर जो कंट्रोल्स उसने पिछले साल टेस्ट करे थे उन और उसको जो भी ऑडिट एविडेंसेस मिले थे पिछले सालों में उन ऑडिट एविडेंसेस को इस साल वो यूज नहीं कर सकता,
ठीक है। दूसरा, डेफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। मॉनिटरिंग भी आपके इंटरनल कंट्रोल का लास्ट कंपोनेंट है। अगर आपकी मैनेजमेंट सही वे से मॉनिटर नहीं करती है अपने कंट्रोल्स को, टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन नहीं करती है, वो रिव्यू नहीं करती कि जो कंट्रोल्स मैंने लगाए थे वो सही ऑपरेट हो रही हैं इफेक्टिवली और नॉट, मतलब आपकी मैनेजमेंट की जो मॉनिटरिंग की प्रोसेस है वो क्या है, डेफिशिएंट है, तो भी आपके ऑडिटर को रीटेस्टिंग करनी पड़ेगी अपने कंट्रोल्स की। आगे कहता है एक सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट टू दी रेलिवेंट कंट्रोल्स, मतलब मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है और जहां पे ह्यूमन होगा वहां पे ह्यूमन एरर भी होगी, तो इस वजह से भी आपका ऑडिटर रिलाई नहीं करेगा उस टेस्टिंग पे जो उसने पिछले सालों में करी थी और वो रीटेस्टिंग करेगा अपने कंट्रोल्स की, राइट। आगे कहते हैं पर्सोनल चेंजेस। जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं आपके इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो पर्सन ही चेंज हो गया। मतलब पिछले साल प्रोडक्शन का हेड कोई और था जो रिस्पॉन्सिबल था अथोराइजेशन देने के लिए, इस साल वो प्रोडक्शन का हेड ही चेंज हो गया। देयरफॉर आपका ऑडिटर भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो ये आपका नया परचेज का हेड है या जो भी प्रोडक्शन का हेड है ये समझता भी है आपके कंट्रोल्स को, राइट। तो वो कहता है पर्सोनल चेंज हो गया दैट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल। वही बात है कि वो समझता है, उसको पता है कि अप्लाई कैसे करने हैं कंट्रोल। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, ये तो कहने की बात ही नहीं, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि पहले हर क्वार्टरली बेसिस पे इन्वेंटरी की तुम वेरिफिकेशन करवाते थे, ये तुम्हारी मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स लगाया हुआ था आपकी इन्वेंटरी के ऊपर। अब के इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या हुआ, तुमने उस क्वार्टरली फिजिकल वेरिफिकेशन को हटाकर RFID को इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब तुम टैग को ही स्कैन करोगे, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, क्योंकि सिचुएशन चेंज होगी ना, कंट्रोल्स चेंज हो गए, तो तुम्हें अपनी कंट्रोल्स की टेस्टिंग को भी दोबारा से करना पड़ेगा। डेफिशिएंट जर्नल आईटी कंट्रोल्स, जो तुम्हारे आईटी के जर्नल कंट्रोल्स है ना, जर्नल आईटी कंट्रोल्स है वो बहुत वीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड करते हैं कि आपके ऑडिटर ने भले ही पहले पीरियड्स में कंट्रोल्स की टेस्टिंग करी है, आपका ऑडिटर तीसरी ऑडिट का वेट नहीं करेगा, कंप्लीट चेकिंग करने के लिए वो पहले ही क्या कर लेगा, रीटेस्टिंग कर लेगा, ठीक है। या फिर ये सिचुएशन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपका ऑडिटर जो ऑडिट एविडेंसेस उसको मिले हैं प्रीवियस ऑडिट में इन रिलेशन टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, उन ऑडिट एविडेंसेस को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। ये थे आपके टोटल टीओसी। हमने क्या सीखा बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में, क्या सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर एसए नंबर 330 आपके ऑडिटर का, मैं समराइज कर रही हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। क्यों कलेक्ट करने हैं, ताकि वो रिस्पॉन्सेज बना सके, किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज, अगेंस्ट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो उसने एसए नंबर 315 में आइडेंटिफाई किया था। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है जो तुम्हें लर्न करना है। फिर इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया दो टाइप के फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हो सकते हैं, एक आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, दूसरे आपके सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स। सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर में भी सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स एंड आपके सब्सटेंसिव टेस्ट ऑफ डिटेल। सबसे पहला फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हमने कौन सा उठाया, हमने उठाया आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ये वाला टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और पहली चीज हमने क्या डिस्कस करी, किस टाइम पे हमें टीओसी लगाने हैं, उस टाइम पे जब आपके ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन है कि आपकी एंटिटी के कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। दूसरा, आपके ऑडिटर को पता है कि उसने सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगाए, तो दोज सब्सटेंसिव प्रोसीजर अलोन खुद से क्या नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, तो वो क्या लगाएगा, टीओसी लगाएगा। फिर हमने देखा कि किस नेचर के टीओसी परफॉर्म कर सकता है, वो इंक्वायरी कर सकता है अलोंग विद अदर टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। उसके साथ साथ वो ये भी अंडरस्टैंड करेगा कि इन कंट्रोल्स को किसने अप्लाई करा, किस वे से अप्लाई किया, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ इन कंट्रोल्स को अप्लाई किया गया, राइट। फिर हमने देखा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को आपको किस टाइम पे परफॉर्म करना है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे टीओसी लगा सकते हो या थ्रू आउट द पीरियड भी टीओसी को परफॉर्म किया जा सकता है। फिर
दो बातें हमने देखी कि कुछ ऑडिट एविडेंसेस अगर आपके ऑडिटर के पास पहले से हैं अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, जो किससे रिलेटेड है, किसी इंटरिम पीरियड से रिलेटेड है, मतलब आपके ऑडिटर ने किसी एक अप टू डेट तक पहले से टेस्टिंग करी हुई है कंट्रोल्स की, क्या आपका ऑडिटर उस टेस्टिंग के जो भी ऑडिट एविडेंसेस है उनको यूज कर सकता है? आंसर इज यस। अगर चेंजेस नहीं हुए हैं उस पीरियड के कंट्रोल्स में, जिस पीरियड के ऑडिट एविडेंसेस आपके ऑडिटर के पास हैं, तो यस वो यूज कर सकता है, राइट। और जो उसका इंटरवीनिंग पीरियड है, बीच का पीरियड है, एडिशनल पीरियड है, उस पीरियड के रिलेशन में वो एडिशनल टेस्टिंग कर सकता है। कई बार ऐसा भी होगा कि पिछले साल भी आप ही ऑडिटर थे और आपने ही टेस्टिंग करी है, तो अगला क्वेश्चन ये था कि क्या आपके ऑडिटर के जो ऑडिट एविडेंसेस उसके पास हैं इन रिलेशन टू द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, जो किससे रिलेटेड है, प्रीवियस ऑडिट से रिलेटेड है, क्या उन ऑडिट एविडेंसेस को वो इस करंट ईयर की ऑडिट में यूज कर ले? फिर से हाँ, बिल्कुल यूज कर सकता है, लेकिन यूज करने से पहले वो उनकी रेलिवेंस देखेगा कि क्या वो आज की करंट ऑडिट में भी रेलिवेंट है या नहीं। और वो रेलिवेंट है या नहीं आपके ऑडिटर को कैसे पता लगेगा? आपके ऑडिटर को तब पता लगेगा जब वो अंडरस्टैंड करेगा कि क्या जो आपके कंट्रोल्स हैं, जो आपकी मैनेजमेंट ने लगाए, क्या आपकी कोई सिचुएशन में कोई चेंज आया, राइट। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पहले आप क्वार्टरली वेरिफिकेशन करते थे और अब आपने RFID में आप शिफ्ट हो गए, अगर कोई चेंज नहीं आया तो आप उनको यूज कर लो, राइट। अगर कोई चेंज आया है तो फिर आपको उस सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि उस चेंज की वजह से क्या वो अभी भी रेलिवेंट है या नहीं है। और अगर आपको लगता है रेलिवेंट नहीं है तो फिर दोबारा से आपको रीटेस्टिंग करनी पड़ेगी। भले ही आप रीटेस्टिंग नहीं कर रहे हो और आपको लगता है कोई चेंज नहीं है, उस सिचुएशन ने, स्टैंडर्ड ने ये भी बोला आप एवरी थर्ड ऑडिट में रीटेस्टिंग करोगे ही करोगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो बीच की 2 ऑडिट हैं उसमें भी आप कुछ ना कुछ तो कंट्रोल्स की टेस्टिंग करते रहो, ताकि तुम उस सिचुएशन को अवॉइड कर सको कि थर्ड ऑडिट में तुम सारी की सारी टेस्टिंग कर रहे हो और बीच की 2 ऑडिट में कोई भी टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, राइट। इतना हमने अभी तक यहाँ पे देखा। फिर हमने सिचुएशंस देखी कि आपका ऑडिटर कब कब रीटेस्टिंग करेगा कंट्रोल की, मतलब जो उसको प्रीवियस ऑडिट में उसको एविडेंसेस मिले हैं अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, उनके ऊपर वो भरोसा नहीं करेगा और रीटेस्टिंग करेगा कंट्रोल्स की। जब उसकी कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या है, डेफिशिएंट है, जर्नल आईटी कंट्रोल डेफिशिएंट है, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, राइट। तो वो कुछ सिचुएशन थी जिस सिचुएशन में आपका ऑडिटर 3 साल का वेट नहीं करेगा, तीसरी ऑडिट का वेट नहीं करेगा, वो रीटेस्टिंग करेगा, ओके। भले ही उसके पास ऑडिट एविडेंसेस है, भले ही कोई भी चेंज नहीं आया है, अगर चेंज आया है तो भी वो एक फैक्टर है कि उसको क्या करना है, दोबारा से रीटेस्टिंग करनी है। तो ये आपका अभी तक टेस्ट ऑफ कंट्रोल का पूरा फ्लो था। अगर आप इसको चार्ट में जाके देखोगे पूरा का पूरा फ्लो बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे मैं रेफर नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चार्ट नहीं बनाया, थोड़ा गंदा चार्ट बना है, आप इसको जूम करके देखना और अपना चार्ट बनाना, ठीक है। इसकी रेफरेंस ले लेकर अपना चार्ट बनाना, पर बनाना ज़रूर। मैंने आपको बुक से पढ़ाया है पर चार्ट यहाँ पे आपके लिए बना दिया है। और एक और रीज़न है कि मैं बुक से क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है कि पहले इससे पढ़ाओ फिर सेम चीज़ को वहाँ से रीड करो, तो क्लासेस एनीवेज बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। आपको किसी भी मोमेंट पे ऐसा लगेगा नहीं कि हमने डायरेक्टली बुक से पढ़ा, मैं वैसे भी इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देती हूँ, राइट। अब चलते हैं आपके दूसरे ऑडिट प्रोसीजर, और वो क्या है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर। सबसे पहले ऊपर जैसे हमने देखा कि टीओसी कब परफॉर्म होंगे, यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन यही है कि सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर कब परफॉर्म करेगा आपका ऑडिटर। ध्यान से सुनना, इररिस्पेक्टिव, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म सब्सटेंसिव प्रोसीजर फॉर ईच मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। वो कहता है असर्शन लेवल पे एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए फॉर एवरी मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, एवरी मटेरियल अकाउंट बैलेंस, एवरी मटेरियल डिस्क्लोजर, योर ऑडिटर विल perform the substantive audit procedure irrespective of the fact कि risk of material misstatement क्या है। समझ में आया? ये रिक्वायरमेंट क्या फैक्ट को बता रही है? ये रिक्वायरमेंट इस बात को बता रही है, नंबर 1, ऑडिटर की असेसमेंट जो उसने रिस्क की करी है ना, वो एक जजमेंटल एरिया है। मतलब आपके ऑडिटर ने ये एसेस किया है कि अच्छा इन्वेंट्री में रिस्क ज्यादा है, तो ये उसकी असेसमेंट है, उसकी प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है। और जहां पे जजमेंट होती है वहां पे आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आपके ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जितने भी रिस्क है,
राइट। देयरफॉर आपका ऑडिटर हमेशा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितनी रिस्क की उसकी असेसमेंट है, वो सब्सटेंसिव चेकिंग करेगा ही करेगा। एंड एक और रीजन है कि उसको हमेशा सब्सटेंसिव चेकिंग करनी है, इनहेरेंट लिमिटेशंस है कंट्रोल्स की, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, जो हमने एसए नंबर 315 में तो नहीं, आपका जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेकंड चार्ट है, राइट, चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 1 का, वहां पे जो हमने कवर किया था। समझ में आया? आगे कहता है जैसे ऊपर था, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टीओसी क्या होगा, ये है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्या होगा। फ्लो बैठना दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांस, जैसी भी सिचुएशन है, ऑडिटर में डिटरमाइन दैट, ऑडिटर डिटरमाइन कर सकता है क्या, कि मैं चाहूं तो ओनली एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करूं, एसए नंबर 520। ठीक है, क्योंकि सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर कितने टाइप के होते हैं आपके, सब्सटेंसिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स हो सकते हैं, सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर हो सकते हैं, या दोनों को मिला के भी आपका ऑडिटर सब्सटेंसिव चेकिंग कर सकता है। तो कह रहा है कि किस नेचर की सब्सटेंसिव चेकिंग होगी, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। आपके ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है, उसको जैसे सही लगेगा, जिन ऑडिट प्रोसीजर को यूज करके उसको सही लगेगा कि मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल जाएंगे, आपका ऑडिटर उन्हीं ऑडिट प्रोसीजर को यूज करके अपनी सब्सटेंसिव चेकिंग को करेगा। तो वो कहता है कि आपका ऑडिटर चाहे तो सिर्फ ओनली सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कहां पे, वेयर ऑडिटर असेसमेंट ऑफ द रिस्क इज सपोर्टेड बाय द ऑडिट एविडेंसेस फ्रॉम द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वो कह रहा है कि जहां पे आपके ऑडिटर ने सबसे पहले क्या लगाए, टीओसी लगाए, और उसके पास एविडेंसेस हैं कि हाँ कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अब उसको ये देखना है कि क्या गलती है या नहीं, क्योंकि उसके पास एविडेंसेस हैं, उसने पहले टीओसी लगाए हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो डिटेल लेवल पे टेस्टिंग ना करे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स ना लगाए, वो सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है सिर्फ। तो उसको क्या मिल जाएंगे, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। दूसरा कह रहा है वो आपके ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है, उसको सही लगता है तो वो सिर्फ ओनली टीओडी भी लगा सकता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी लगा सकता है, या फिर वो सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर एंड टीओडी को साथ में भी लगा सकता है एज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, 3 सिचुएशन होगी, खाली सैप लगा ले, खाली टीओडी लगा ले, या सैप प्लस टीओडी दोनों लगा ले। जैसी भी उसकी प्रोफेशनल जजमेंट उसको सही कहती है, वो उस टाइप की सब्सटेंसिव चेकिंग कर सकता है इन ऑर्डर टू गेट दी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। राइट, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था जब हमने अभी दोबारा से, अगर मैं यहाँ पे आपको वापस से चार्ट में लेकर जाऊँ, कहाँ पे, इधर देखो, इधर आ जाओ, ये रहा सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर का एग्जांपल बताओ। एक क्या है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एसए नंबर 505। तो 505 में भी ये चीज़ डिटेल में डिस्कस होगी, बट क्योंकि ये रिस्पॉन्स है ना, इस वजह से ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। क्या आपका ऑडिटर कब ये कंसिडर करेगा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर को उसको एज अ सब्सटेंसिव प्रोसीजर यूज करना है। क्वेश्चन समझ में आया? एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जो ये डिमांड करेगी, या जहां पे आपका ऑडिटर इस कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि मुझे इस एक्सटर्नल कंफर्मेशन को, कंफर्मेशन मतलब जहां पे आपका ऑडिटर डायरेक्ट रिस्पॉन्स मंगवाता है थर्ड पार्टी से किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए। सिर्फ अकाउंट बैलेंस के लिए नहीं, अकाउंट बैलेंस के लिए मोस्टली यूज होता है, बट आप अदर टाइप की असर्शन के ऊपर भी कंफर्ट लेने के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपका ऑडिटर कैसे कंसिडर करेगा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज किया जाएगा एज अ सब्सटेंसिव प्रोसीजर। ठीक है, तो पहली बात वही लिखी कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर फ्रिक्वेंटली मतलब नॉर्मली तो रेलिवेंट है जहां पे आप उन असर्शन को एड्रेस कर रहे हो जो किसी अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड है। जैसे कि मेरे डेटर का बैलेंस कितना एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस इज एन असर्शन जो किससे रिलेटेड है, डेटर के बैलेंस से। ठीक है, तो नॉर्मली दिस टाइप्स ऑफ कंफर्मेशंस और प्रोसीजर्स आर यूज्ड व्हेन योर ऑडिटर इज एड्रेसिंग द असर्शन जो किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड है एंड उनके एलिमेंट्स, बट
नीड नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू दीज आइटम्स, पर जरूरी नहीं है कि ये अकाउंट बैलेंस के असर्शन से रिलेटेड कंफर्ट लेने के लिए ही आप यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिटर चाहे तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा सकता है टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के रिलेशन में। आपने जिस पार्टी के साथ एग्रीमेंट में एंटर किया है, कंफर्म करने के लिए कि क्या आपके एग्रीमेंट के टर्म्स जो उसको दिखाई दे रहे हैं वो वही हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स के रिलेशन में कंफर्मेशन मंगवा सकता है, या फिर जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं बिटवीन योर एंटिटी एंड अदर पार्टीज के साथ, उनके टर्म्स को कंफर्म करने के लिए वो कंफर्मेशन मंगवा सकता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर में ऑल्सो बी परफॉर्म टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस अबाउट द एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशन, कि जहां पे ये कंडीशन प्रेजेंट नहीं है आपका ऑडिटर कंफर्ट लेना चाहता है। मान लो कि नॉर्मली जब आपकी एंटिटी किसी लीज के एग्रीमेंट में एंटर करती है तो एस्केलेशन क्लोज वहां पे होना ही चाहिए। ये जनरली मार्केट का ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट ऐसे ऑपरेट करती है। बट आपका ऑडिटर देख रहा है एग्रीमेंट को तो वहां पे एस्केलेशन का क्लोज नहीं है, तो अब ये एक कंडीशन एब्सेंस है, आपके ऑडिटर को कंफर्ट चाहिए इसके ऊपर, तो आपका ऑडिटर आपकी एंटिटी ने जिसके साथ लीज का एग्रीमेंट एंटर किया उसको कंफर्मेशन भेज देगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप कंफर्मेशन को आप सिर्फ किसी थर्ड पार्टी के आप किसी अकाउंट बैलेंस के रिलेटेड असर्शन को टेस्ट करने के लिए ही यूज करो, आप बहुत सारी और चीजों के लिए कंफर्मेशन को यूज कर सकते हो। ये 2 पॉइंट वो लिखे हैं, ठीक है। फिर इसने आगे एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल अ रिक्वेस्ट में स्पेसिफिकली सीक कंफर्मेशन दैट नो साइड एग्रीमेंट एग्जिस्ट दैट मे बी रेलिवेंट टू एन एंटिटीज रेवेन्यू कट ऑफ ऑब्जर्वेशन असर्शन। वो कह रहा है कि आपका ऑडिटर एक कंफर्मेशन मंगवा सकता है कि कोई भी साइड एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जो साइड एग्रीमेंट, अच्छा कंफर्मेशन मंगवाएगा किससे? आपके कस्टमर से, मतलब आपकी एंटिटी ने जो सेल करी है, ठीक है, वो सेल करी है, उस सेल से रिलेटेड कोई भी आपकी एंटिटी ने अदर देन जो स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है कोई और एग्रीमेंट साइन नहीं किया होना चाहिए, जिस एग्रीमेंट की वजह से आपकी एंटिटी जब अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रही है और जिस पीरियड में रिकॉर्ड कर रही है वो इफेक्ट हो जाए, राइट। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं इन रिलेशन टू द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अगर आप मुझसे पूछो तो बहुत कम चांसेस है कि पहले 3 पॉइंट में कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनने के, या आपकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट आपको पता होनी चाहिए ये पॉइंट्स, ओके। जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि कौन कहाँ पे किन किन चीज़ों के रिलेशन में एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाई जा सकती है। वो है बैंक बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू बैंकिंग रिलेशनशिप, राइट। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक बैलेंस शो हो रहा है, एचडीएफसी के पास आपके करंट अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, आप कह रहे हो 20, करंट अकाउंट छोड़ो सेविंग अकाउंट में 20 करोड़ रुपए, ठीक है। आपके ऑडिटर को कंफर्ट चाहिए, या कोई एफडी का बैलेंस शो हो रहा है, आपके ऑडिटर को कंफर्ट चाहिए, तो वो बैंक को कंफर्मेशन भेज देगा। बैंक क्या हो गया? थर्ड पार्टी होगी, राइट। अकाउंट रिसीवेबल, ये तो बहुत कॉमन है, डेटर से आप कंफर्मेशन मंगवाते हो। अबाउट देयर बैलेंस एंड टर्म्स, कि तुम्हारी बुक्स अकाउंट में बैलेंस कितना शो हो रहा है और किन टर्म्स पे तुमने ये सेल्स करी है, राइट। इन्वेंट्री, कोई ऐसी तुम्हारी एंटिटी की इन्वेंट्री जो थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, मान लो तुमने अपनी इन्वेंट्री को जॉब वर्कर को भेजा हुआ है, शर्ट्स बनाते हो तुम, बटन कोई और लगाता है, अभी तुम्हारी एंटिटी कह रही है कि 20 करोड़ की मेरा स्टॉक है, राइट। बट ऑडिटर ने जब फिजिकल वेरिफिकेशन करी उसको 20 करोड़ का स्टॉक नहीं मिला, उसको 15 करोड़ का स्टॉक मिला, तो उसने मैनेजमेंट से पूछा 5 करोड़ का स्टॉक का है, तो मैनेजमेंट कहती है वो शर्ट गई हुई है बटन लगने के लिए, ठीक है। तो आपका ऑडिटर उस 5 करोड़ के स्टॉक के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए कंफर्मेशन भेज देगा जॉब वर्कर को, जहां पे वो शर्ट पड़ी है, जहां पे बटन लग रहे हैं, कि क्या एक्चुअल में वहां पे स्टॉक है या नहीं, राइट। तो ये कहते हैं कि जो इन्वेंट्री हेल्ड है थर्ड पार्टी के पास एट एनी बॉन्डेड वेयर हाउसेस, इसने वेयर हाउस का एग्जांपल लिया, आप इसको जॉब वर्कर से भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। फॉर प्रोसेसिंग, अच्छा ये आगे आएगा, फॉर वेयर हाउस फॉर प्रोसेसिंग और ऑन कंसाइनमेंट, राइट। कंसाइनमेंट ये सेल से ही रिलेटेड होती है, आपको कंसाइनमेंट का प्रोसेस पता होगा, ठीक है। इसको आप जीएसटी में भी पढ़ते हो, कंसाइनमेंट सेल जो होती है उसमें भी इन्वेंट्री आपकी ही होती है जब तक आप सेल नहीं हो जाती, ओके। बट आप उसको भेजते हो कंसाइनमेंट बेसिस पे, आप सेल करते हो तब, तो वो आपकी ही इन्वेंट्री है, आपकी ही इन्वेंट्री में उसकी कैलकुलेशन होती है, बट उसका स्टॉक आपके पास नहीं होता, ओके। फिर वो कहता है प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हेल्ड बाय द लॉयर्स और फाइनेंशियल्स फॉर सेफ कस्टडी और एज अ सिक्योरिटी, आपने लोन लिया हुआ किसी बैंक से, आपने अपनी सिक्योरिटी को मॉर्टगेज कर दिया, उसके प्रॉपर्टी के पेपर वहां पे पड़े हैं, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर्टी शो हो रही है, आपके ऑडिटर को इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर कंफर्ट लेना है, तो वो उस बैंकर को कंफर्मेशन भेज देगा,
ठीक है, या फिर आपने कस्टडी, सेफ कस्टडी के लिए अपने पेपर को एडवोकेट के पास रखा हुआ है या कहीं और रखा हुआ है, थर्ड पार्टी में, बैंक के लॉकर में रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि कंफर्मेशन मंगवा सकता है आपका ऑडिटर, किससे, जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास, एंटिटी के पास, बैंक के पास आपके प्रॉपर्टी के पेपर पड़े हैं। आगे कहता है जो इन्वेस्टमेंट आपने रखी हुई किसी थर्ड पार्टी के पास या आपके सेफ, आपका जो स्टॉक ब्रोकर है, ब्रोकर के पास तुम्हारी इन्वेस्टमेंट पड़ी है, राइट, तो वो भी तुम्हारी ही इन्वेस्टमेंट है, तो उसके ऊपर कंफर्ट लेने के लिए कि क्या तुम्हारी एंटिटी की ओनरशिप है उस इन्वेस्टमेंट की या नहीं, तो आपका ऑडिटर वहां से कंफर्मेशन मंगवा सकता है जिसके पास वो इन्वेस्टमेंट पड़ी है एज अ सिक्योरिटी, या फिर अगर वो स्टॉक ब्रोकर के पास है तो स्टॉक ब्रोकर से कंफर्मेशन मंगवा सकता है। तुमने कोई बैंक से पैसा लिया हुआ है, एनी अमाउंट विच इज ड्यू टू लेंडर इंक्लूडिंग द रेलिवेंट टर्म्स ऑफ रीपेमेंट एंड रिस्ट्रिक्टिव कन्वेनेंट्स, कन्वेनेंट्स ये कुछ नहीं होते, ये टर्म्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। तो कह रहा है कि मान लो कि तुमने किसी बैंक से लोन लिया है, यार मैं वो वर्ड भूल गई, वो कौन सा वर्ड था, कौन सा वर्ड था वो, जो एक नया वर्ड आया था बीच में, पता नहीं, मेरे को बहुत सारे वर्ड्स बोलने में दिक्कत होती है, जैसे कि ये कवेनेंट्स, मैं अटक जाती हूँ, मैं वैसे बहुत फ्लुएंटली बोलती हूँ बट कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे दरअसल सफारी नहीं था, दरअसल सफारी था वो तारे ज़मीन पे, उसको बहुत एक्सेप्शनल चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती थी और जो बेसिक चीज़ें थी उसको समझ में नहीं आती थी, है ना, उसका दिमाग घूमता था। तो मेरे को भी कोई बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें जहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, और जो बहुत एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, मतलब जिनको समझने में लोगों को नॉर्मली टाइम लगता है, वो चीज़ें मुझे जल्दी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो पता नहीं मैंने ये बात क्यों बोली, वापस आ जाओ। अमाउंट विच इज़ ड्यू टू, क्योंकि हम वैसे तो बात ही नहीं करते लेक्चर में बिल्कुल भी, तो बीच बीच में मैं थोड़ी सी अपनी खुद की ही बेइज्जती कर लेती हूँ, तो शायद तुम्हें हंसी आ जाए। ओके, अमाउंट विच इज़ ड्यू टू लेंडर, मान लो कि तुमने कोई पैसा लिया किसी बैंक से, ठीक है, और अब तुम्हारी मतलब एंटिटी की बुक्स ऑफ अकाउंट में वो लोन शो हो रहा है, अब लोन शो हो रहा है, एक अमाउंट शो हो रहा है, आपके ऑडिटर को इस लाइबिलिटी के ऊपर कंफर्ट लेना है, तो आपका ऑडिटर बैंक से क्या मंगवा लेगा, कंफर्मेशन, बैंक को लेटर भेजेगा और वो बोलेगा कि अच्छा बताओ कि तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, उस पर्टिकुलर डेट पे, या फिर टर्म्स क्या है रीपेमेंट के, उसके रिलेशन में भी तुम्हारा ऑडिटर कंफर्मेशन मंगवा सकता है। अकाउंट पेबल, बैलेंस एंड टर्म्स, कोई कोई अदर टाइप के क्रेडिटर्स हैं, उनसे भी कंफर्मेशन मंगवाई जा सकती है। ये क्वेश्चन दोबारा से आएगा ऐसे नंबर 505 में, दोबारा से तुम अच्छे से समझ पाओगे जो बातें मैंने अभी बोली हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन तुम्हें याद भी होगा, तुमने इंटर में देखा होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। किस किस एरिया में तुम कंफर्मेशन मंगा सकते हो, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी टाइटल, इन्वेस्टमेंट, यहाँ तक सारी बातें एसेट्स की हैं, याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू लेंडर्स, अकाउंट पेबल, ये दोनों लाइबिलिटीज़ हैं, तो इन एरियाज में तुम कंफर्मेशन मंगवा सकते हो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, फैक्टर्स, ये भी वैसे तो ऐसे नंबर 505 में आएगा, ये क्वेश्चन आना चाहिए, वहाँ पे नहीं होगा तो मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे डाला हुआ है, राइट। तो कहता है कि फैक्टर्स जो आपका ऑडिटर को हेल्प करते हैं ये डिटरमाइन करने में कि क्या वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज़ कर सकता है एज अ सब्सटेंसिव प्रोसीजर और नॉट, राइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आपके ऑडिटर को लगता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन को अगर मैं एज अ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर यूज करूंगा तो मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे, राइट। ये क्या है, आपके ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग है, बट क्या वो यूज कर सकता है या नहीं, ये आपके ऑडिटर को देखना पड़ेगा। कैसे, आपकी जिस भी पार्टी को वो भेजना चाहता है, कंफर्मिंग पार्टी को कंफर्मेशन भेजना चाहता है, उसकी इंटेंशन भी होनी चाहिए रिप्लाई करने की। अगर उसकी इंटेंशन नहीं है रिप्लाई करने की तो वो रिप्लाई नहीं करेगी, अगर रिप्लाई नहीं करेगी तो आपके ऑडिटर ने जिस इंटेंशन से कंफर्मेशन को भेजा था कि उसको एविडेंसेस मिल जाएंगे, उसको एविडेंसेस नहीं मिलेंगे। या फिर जो आपकी कंफर्मिंग पार्टी है, मान लो बैंक को भेज रहे हो तुम, बैंक को छोड़ो, किसी और पार्टी को तुम मान लो कि तुम्हारी एंटिटी ने अपनी रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है या रिलेटेड पार्टी से लोन लिया है, आप उसको कंफर्मेशन भेज रहे हो इन ऑर्डर टू कंफर्म द अमाउंट ऑफ द लोन। अब रिलेटेड पार्टी है, हो सकता है वो बायस्ड हो जाए, राइट। तो बहुत सारी फैक्टर्स को आपका ऑडिटर कंसीडर करेगा जब वो ये डिटरमाइन कर रहा होगा कि क्या मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन को एज अ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर यूज करना चाहिए या यूज नहीं करना चाहिए,
राइट। तो सबसे पहले वो देखेगा कंफर्मिंग पार्टी की नॉलेज क्या है सब्जेक्ट मैटर को लेकर। ओके, जो जिसको आप कंफर्मेशन भेजना चाह रहे हो, जिस मैटर में आप कंफर्मेशन भेजना चाह रहे हो, आपकी पार्टी को, कंफर्मिंग पार्टी को सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। नहीं तो जब उसका सामने से रिस्पॉन्स आएगा, उसका जवाब आएगा, वो रिलायबल नहीं होगा, उससे आपके ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलेंगे। तो कहता है रिस्पॉन्सेज में बी मोर रिलायबल, कि जब आपने कंफर्मेशन भेजी, पार्टी से जो रिस्पॉन्स आया वो ज्यादा रिलायबल तब होगा इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन एट द कंफर्मिंग पार्टी हु हैज द रिक्विजिट नॉलेज अबाउट द इंफॉर्मेशन बीइंग कंफर्म्ड। अगर तुम्हारी कंफर्मिंग पार्टी को नॉलेज है उस मैटर को लेकर, जिस मैटर के ऊपर तुम क्या मंगवा रहे हो, कंफर्मेशन मंगवा रहे हो, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा, रिलायबल होगा। आगे कहता है अबिलिटी और विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड, ये भी अफेक्ट करेगी कि जिस कंफर्मिंग पार्टी से तुम मंगवा रहे हो क्या कंफर्मेशन, उस पार्टी के पास नॉलेज होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए जवाब देने की। फॉर एग्जाम्पल इसने नीचे एग्जाम्पल दिए हैं कि कब कब आपकी कंफर्मिंग पार्टी सामने से जवाब ना दे। नंबर 1, मे नॉट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। आपने अपने क्रेडिटर्स को भेजी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और वो कहते हैं मेरा काम थोड़ी है ये, अब एक तो मैं तुम्हें लोन भी दूं और ऊपर से तुम्हारा ऑडिटर आकर मुझसे कंफर्मेशन मांग रहा है, फिर उसकी कंफर्मेशन का जवाब देने में भी मैं ही लगूं, ठीक है। तो वो ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे ही ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे जवाब देना है, तो वो नहीं करेगा रिस्पॉन्ड। दूसरा, मे कंसिडर रिस्पॉन्डिंग टू कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग, या उसको लग सकता है यार बड़ी लेंथी प्रोसेस है, मैं उसको अब उसका लेटर आया है उसके लेटर का जवाब दूं, या टाइम कंज्यूमिंग उसको लग सकती है, या फिर उसको कॉस्टली लग सकती है। तीसरा, मे हैव कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल लीगल लाइबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग, या उसको लग सकता है अगर मैंने इसका जवाब दिया तो कहीं मेरे ऊपर ही ना कोई लीगल लाइबिलिटी आ जाए, हैं। तो इस वजह से भी वो क्या कर सकता है कि सामने से उस आपके ऑडिटर की कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स ना दे। या फिर मे अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट करेंसी, हो सकता है कि जो तुम्हारी रिलेटेड पार्टी है जिससे तुमने लोन लिया है वो इंडिया की नहीं है, वो बाहर की है, तो वो अपने अकाउंट्स कैसे बनाती होगी, मान लो वो यूएस में है तो यूएस गैप के हिसाब से अपने अकाउंट बना रही है, तो उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट में है वो डॉलर में है, तुम्हारी वो रुपये में है, तो वो कंफर्मेशन भेजेगी तो वो डॉलर में भेजेगी, ठीक है। तो फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो सोच सकती है कि मैं ना ही भेजूं, या अगर वो डॉलर में भेज रहे तो एग्जैक्टली आपका अमाउंट मैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। या फिर मे ऑपरेट इन एन एनवायरमेंट वेयर रिस्पॉन्डिंग टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ डे टू डे ऑपरेशन, या फिर आपकी कंफर्मिंग पार्टी ऐसे इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है जहां पे ऐसे काम का जवाब देना, कंफर्मेशन का जवाब देना उनके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है, तो आपकी कंफर्मिंग पार्टी शायद जवाब ना दे, राइट। फिर कहता है आपका ऑडिटर सबसे पहले जब वो ये सोच रहा होगा कि क्या मुझे कंफर्मेशन को एज अ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर यूज करना चाहिए ताकि मुझे क्या मिल सके, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल सके, सबसे पहले वो नॉलेज देखेगा, किसकी, आपकी कंफर्मिंग पार्टी की, राइट। दूसरा, वो क्या देखेगा, आपकी कंफर्मिंग पार्टी की विलिंगनेस देखेगा, और विलिंगनेस में हमने ये सारे पॉइंट्स देखे कि किस किस सिचुएशन में हो सकता है कि आपकी कंफर्मिंग पार्टी सामने से जवाब ना दे, राइट। तीसरा, वो देखेगा ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटेंटेड कंफर्मिंग पार्टी, कि जिसको मैं कंफर्मेशन भेज रहा हूं क्या वो ऑब्जेक्टिव होकर मुझे रिस्पॉन्स देगी, वो कंफर्मिंग पार्टी अनबाइज्ड होकर मुझे जवाब देगी। जैसे कि क्रेडिटर्स, जिसको तुमने कंफर्मेशन भेजी वो तुम्हारी ही रिलेटेड पार्टी है, तो कितने हाई चांसेस हैं कि वो बाइज्ड होगी, बहुत हाई चांसेस हैं। अगर वो बाइज्ड होगी तो जो ऑडिट एविडेंसेस तुम्हें उस कंफर्मेशन से मिलेंगे वो भी रिलायबल नहीं होंगे, है ना। तो कहता है इफ द कंफर्मिंग पार्टी इज रिलेटेड द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटेंडेड पार्टी, इफ द कंफर्मिंग पार्टी, ओके ये 2 बार लिखा हुआ है यार, काट दो इसे। कहता है इफ द कंफर्मिंग पार्टी इज रिलेटेड पार्टी ऑफ द एंटिटी, रिस्पॉन्सेज ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में बी लेस रिलायबल, तो जो तुम्हारे रिस्पॉन्सेज होंगे वो भी क्या होंगे, लेस रिलायबल होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स वो कंसिडर करेगा। इन शॉर्ट 3 हैं, क्या, नॉलेज, दूसरा क्या विलिंगनेस,
तीसरा क्या, ऑब्जेक्टिविटी। नॉलेज नहीं है तो इंफॉर्मेशन जो आएगी लेस रिलायबल होगी, विलिंगनेस नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन देगी ही नहीं। तीसरा ऑब्जेक्टिविटी, अगर वो बायस्ड है तो जो इंफॉर्मेशन वो देगी, जो रिस्पॉन्स वो देगी, वो भी लेस रिलायबल होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस होती क्या है? जब आपकी एंटिटी 31 मार्च आता है, नहीं 31 मार्च, 31 मार्च, एट 31 मार्च योर एंटिटी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बंद करती है। सिर्फ 31 मार्च को ही नहीं, बल्कि मोस्ट ऑफ द एंटिटी इस क्लोजिंग प्रोसेस को फॉलो करती हैं अपनी क्वार्टरली बेसिस पे भी, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस में होता क्या है कि जितने भी आपके सस्पेंस में अकाउंट खड़े हैं, आपकी एंटिटी उनको बंद कर देती है, एडजस्टमेंट करती है कि कोई भी फालतू की एंट्री नहीं दिखनी चाहिए। तो इसको कहते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस। कोई प्री पेमेंट्स हैं उनको एडजस्ट कर देगी, कोई फालतू के अक्रूवल्स हैं उनको एडजस्ट कर देगी, मतलब जहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकती है सस्पेंस अकाउंट को ख़त्म करना है ताकि आप अपनी एंटिटी की पोजीशन को सही रिफ्लेक्ट कर सको, उसको कहते हैं एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस। आपके ऑडिटर का सीन क्या है कि आपके ऑडिटर को इसके ऊपर भी सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं, राइट, जिनको कहा जाता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस। ओके, तो ये कह रहा है कि ऑडिटर के जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर होंगे उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, सब्सटेंसिव प्रोसीजर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस, जहां पे कौन कौन से हो सकते हैं, आपका ऑडिटर अग्रींग, या मतलब आपका ऑडिटर अग्रीमेंट कर सकता है, रिकंसिलिएशन कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मतलब आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, उसकी बैलेंस शीट होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, जो बैलेंसेस उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिख रही हैं, आपका ऑडिटर रिकंसिलिएशन कर सकता है कि वही बैलेंस उनके रिस्पेक्टिव लेजर्स में भी दिखनी चाहिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में भी वही बैलेंस दिखनी चाहिए। दूसरा काम आपका ऑडिटर क्या कर सकता है, आपका ऑडिटर एग्जामिन कर सकता है कोई भी आपकी मटेरियल जर्नल एंट्रीज को एंड अदर एडजस्टमेंट जो आपकी एंटिटी ने करी हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आपकी एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लोज किया, अगर उस टाइम पे उसने किसी एक मटेरियल सस्पेंस अकाउंट को हटाया, मतलब एक ऐसे सस्पेंस अकाउंट को हटाया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, तो ये एडजस्टमेंट हुई। आपका ऑडिटर इस अकाउंट के रिलेशन में, मतलब आपकी एंटिटी ने इस सस्पेंस अकाउंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से निकालने के लिए जो जर्नल एंट्री पास करी उसको चेक कर सकता है। तो ये दो बातें यहाँ पे लिखी कि रिकंसिलिएशन कर लेगा आपका ऑडिटर कि जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से है। दूसरा, आपका ऑडिटर चेक करेगा, एग्जामिन करेगा मटीरियल जर्नल एंट्रीज को जहां पे आपकी एंटिटी ने एडजस्टमेंट करी है, राइट। तो ये आपकी सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर है जो परफॉर्म कर सकता है आपका ऑडिटर, जो किससे रिलेटेड है, एंटिटी की क्लोजिंग प्रोसेस से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस से। फिर कहता है सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स विच आर रिस्पॉन्सिव टू सिग्निफिकेंट रिस्क। याद करो एसए नंबर 315, वहाँ पे एक पॉइंट था कि जहाँ पे रिस्क सिग्निफिकेंट होगा, मतलब रिस्क फ्रॉड का है, ट्रांजैक्शन तुमने रिलेटेड पार्टी के साथ करी है, या कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है तुम्हारी अकाउंटिंग इन्वायरमेंट में, तुम्हारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो रिस्क होता है वो सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। वहाँ पे ये लाइन भी लिखी थी कि आपका ऑडिटर इन सिग्निफिकेंट रिस्क के अगेंस्ट स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लेता है। यही बात है क्या, व्हेन द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड, जब आपके ऑडिटर ने डिटरमाइन किया कि जो एसेस्ड रिस्क है, जो उसने रिस्क की असेसमेंट करी असर्शन लेवल पे, कहां पे, एसए नंबर 315 में, वो रिस्क क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, ऑडिटर शेल परफॉर्म सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स दैट आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिव टू दैट रिस्क। तो आपका ऑडिटर स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर बनाएगा जो स्पेसिफिकली उन रिस्क के लिए होंगे। ओके, when approach to a significant risk consists only of substantive procedure, those procedure shall include TOD। मार्क कर लो, इसको मार्क कर लो क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एमसीक्यू बन सकता है। क्या कह रही है, जहां पे आपके ऑडिटर ने सिग्निफिकेंट रिस्क के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्सेज इंक्लूड करे, रिस्पॉन्सेज बनाए, उनके अंदर सिर्फ सब्सटेंसिव प्रोसीजर हैं, तो कहता है
सिर्फ सब्सटेंसिव प्रोसीजर है, मतलब कोई टीओसी नहीं उसने परफॉर्म करे, मतलब सब्सटेंसिव प्रोसीजर के साथ टीओसी नहीं लगाए, सब्सटेंसिव प्रोसीजर जब उसने लगाए तो उसने कोई और चेकिंग नहीं करी, तो कहता है कि वहां पे टीओडी तो होने चाहिए। जहां पे उसने सिर्फ सब्सटेंसिव चेकिंग करी, टीओसी नहीं करी, तो वहां पे टीओडी तो होने चाहिए। ठीक है, तुम टीओडी लगा सकते हो, खाली टीओडी प्लस सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने से काम नहीं चलेगा। समझ में आया? जहां पे सिर्फ सब्सटेंसिव प्रोसीजर है, तो इसको तुम मार्क करके रखो। टाइमिंग क्या है सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगाने की? जब सब्सटेंसिव प्रोसीजर तुमने इंटरिम डेट पे भी लगाए थे, जैसे ऊपर टीओसी भी पहले इंटरिम डेट पे परफॉर्म हो चुके थे, ऐसे ही तुमने अपने सब्सटेंसिव प्रोसीजर को भी इंटरिम डेट पे परफॉर्म किया था। तो जो अब तुम्हारा रिमेनिंग पीरियड है, मतलब जो बच गया अभी पीरियड, 5 जून के बाद का पीरियड, आपका ऑडिटर कैसे उस पीरियड को कवर कर सकता है, उस पीरियड में वो कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगा सकता है? सब्सटेंसिव प्रोसीजर, रिमेनिंग पीरियड में भी सिर्फ सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगा ले, या उसको कंबाइन कर सकता है टीओसी के साथ। आपका ऑडिटर को अगर सही लगता है तो रिमेनिंग पीरियड के लिए भी सब्सटेंसिव ही लगा ले, जो मैंने पहले बोल दिया था, राइट? तो सिर्फ सब्सटेंसिव लगा ले, सब्सटेंसिव प्लस टीओसी लगा ले, लेकिन जो भी लगाए वो ऐसा होना चाहिए दैट इट प्रोवाइड्स अ रीजनेबल बेसिस फॉर एक्सटेंडिंग द ऑडिट कंक्लूजन फ्रॉम द इंटरिम डेट टू पीरियड एंड। कहता है कि जो भी तुम ऑडिट प्रोसीजर लगाओ रिमेनिंग पीरियड के ऊपर, सब्सटेंसिव लगाओ, सब्सटेंसिव प्लस टीओसी लगाओ, वो एक बेसिस प्रोवाइड करेगा आपके ऑडिटर को, बेसिस प्रोवाइड करना चाहिए आपके ऑडिटर को, जिसको यूज करके आपका ऑडिटर अपनी कंक्लूजन पे पहुंच सकता है फॉर द बैलेंस पीरियड। मतलब यहां तक 5 जून तक तुमने क्या लगाए थे? मान लो तुमने सब्सटेंसिव, यहां तक तुमने लगाए थे टीओडी, किसके ऊपर? इन्वेंटरी की मैं बात कर रही हूं, ठीक है? ये इंटरवेनिंग पीरियड है, इस पीरियड यहां पे तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो रही है, इस पीरियड के बीच में तुम खाली खाली सब्सटेंसिव लगा सकते हो। मतलब चलना क्यों बंद हो गया यार ये? खाली टीओडी लगा सकते हो, सिर्फ सब्सटेंसिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगा सकते हो, या फिर टीओडी प्लस सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हो, शायद चलेगा। अब चला जाके, ठीक है? तो यहां पे तुम खाली क्या लगा सकते हो? सब्सटेंसिव लगा सकते हो या सब्सटेंसिव प्लस टीओडी लगा सकते हो। जो भी लगाओ ऐसे ऑडिट प्रोसीजर लगाओ कि जो तुम्हारी यहां तक की असेसमेंट थी और तुम्हारी यहां की कंक्लूजन थी, यहां से यहां तक, मतलब इंटरवीनिंग पीरियड की कंक्लूजन से पीरियड एंड की कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए तुम्हारे ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल सके, मतलब उसको एक सफिशिएंट बेसिस मिल सके, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मार्क कर लो नीचे। क्या कि मान लो आपका ऑडिटर ने पहले रिस्क की असेसमेंट करी, एसए नंबर 315 लगाया, और जब उसने इंटरवीनिंग पीरियड पे, मतलब 5 तारीख तक जब उसने सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, और सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर उसने जब परफॉर्म करे, उसको कुछ नया रिस्क सामने निकल के आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके ऑडिटर का आगे का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, आगे का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? ये पॉइंट क्या कहता है? If the misstatement that the auditor did not expect when assessing the risk of material misstatement are detected at an interim date, कि मतलब आपके ऑडिटर ने जिन मिस स्टेटमेंट को एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब जिस रिस्क की असेसमेंट उसने नहीं करी थी उस टाइम पे, जब उसने एसए नंबर 315 लगाया, वो रिस्क, वो गलतियां उसको जाकर मिल गई इंटरिम डेट पे। इन दैट केस ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा वेदर the related assessment of risk and the planned NTE of substantive procedure covering the remaining period need to be modified। उसको evaluate करना पड़ेगा कि जो उसकी इनिशियल असेसमेंट थी रिस्क को लेकर कि इन्वेंटरी में रिस्क नहीं है, बट अब इन्वेंटरी में गलती मिल गई, तो क्या उसको उस रिस्क की असेसमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर रिस्क की असेसमेंट को वो रिवाइज करेगा तो जो उसने रिस्क के बेसिस पे एनटीई डिसाइड किया था अपने सब्सटेंसिव प्रोसीजर का फॉर द बैलेंस पीरियड, उसको भी रिवाइज करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू बिल्कुल बन सकता है यहाँ से भी। अदर रिक्वायरमेंट्स, अब टीओसी खत्म हो गए, राइट? आपके सब्सटेंसिव प्रोसीजर खत्म हो गए, अब क्या है? अदर रिक्वायरमेंट, बैलेंस रिक्वायरमेंट।
एडुकेसी ऑफ द प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर। आपका ऑडिटर यहाँ भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू टेक द कंफर्ट ओवर द असर्शन, जो कौन कौन सी है, प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड है, कि जो भी डिस्क्लोजर्स आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिए हैं वो सही हैं, राइट। तो ऑडिटर शैल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर इन ऑर्डर टू इवेलुएट वेदर द ओवरऑल प्रेजेंटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जिस वे से उसने अपने एफएसएलआईज को दिखाया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स को दिखाया है, उनकी प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग द रिलेटेड डिस्क्लोजर, जो भी आपके एंटिटी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देने चाहिए थे, वो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, राइट। उसके बाद कहता है कि आपका ऑडिटर इवेलुएट करेगा कि जो भी उसको ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं वो ऑडिट एविडेंसेस क्या होने चाहिए, दोज ऑडिट एविडेंसेस शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, राइट। कहता है कि बेस्ड अपॉन दी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, जो भी उसने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, उसको जो भी ऑडिट एविडेंसेस मिले, चाहे उसने सब्सटेंसिव परफॉर्म करे, टीओसी करे, सब्सटेंसिव प्लस टीओसी करे, जो भी उसने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे और उसको जो भी ऑडिट एविडेंसेस मिले, आपके ऑडिटर को इवेलुएट करना पड़ेगा, मतलब कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएशन करनी पड़ेगी कि वेदर द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल रिमेन एप्रोप्रिएट। ये तुम्हें एक चीज अगर याद हो, जो हमने एसए नंबर 315 कल किया था, कल वाले लेक्चर में किया था, वहां पे क्या था कि आपके ऑडिटर को रिस्क की असेसमेंट रीअसेसमेंट करनी पड़ सकती है। किस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में जहां पे आपके ऑडिटर को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जब उसने परफॉर्म करे, मतलब जब उसने सब्सटेंसिव चेकिंग करी और उसको एविडेंसेस ऐसे मिले जिन एविडेंसेस की वजह से उसको पता लग रहा है कि आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट है, जो आपके ऑडिटर ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो उस वजह से आपके ऑडिटर को अपने रिस्क की असेसमेंट को रिवाइज करना पड़ सकता है। तो ये पॉइंट वहीं पे, ये पॉइंट वही लिखा हुआ है दोबारा से, लेकिन अलग वे से। कैसे? कहता है कि जो भी आपके ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे और जो उसको ऑडिट एविडेंसेस मिले, उन ऑडिट एविडेंसेस से कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले आपका ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि क्या जो ऑडिट एविडेंसेस आपके ऑडिटर को मिले सब्सटेंसिव चेकिंग करने के बाद, उन ऑडिट एविडेंसेस की वजह से आपके ऑडिटर की जो इनिशियल रिस्क को लेकर अंडरस्टैंडिंग थी, क्या वो एप्रोप्रिएट है या उसको रिस्क की असेसमेंट को दोबारा से करने की नीड पड़ेगी। मतलब अगर ऑडिट एविडेंसेस ऐसे मिल गए कि गलतियां उसको दिखाई दे रही है उन एरियाज में भी जहां पे उसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो इसका मतलब उसकी एंटिटी के अंदर रिस्क को लेकर जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी वो इनएप्रोप्रिएट थी। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है ऑडिटर शैल कंक्लूड, फिर वो ये देखेगा कि क्या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले, क्योंकि सिर्फ ऑडिट एविडेंसेस से भी कुछ नहीं होने वाला। ऑडिट एविडेंसेस कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए और एप्रोप्रिएट होने चाहिए, राइट। सफिशिएंसी का मतलब उनकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि उसके ऊपर भरोसा किया जा सके, और आपके एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी मतलब कि रिलायबल होनी चाहिए वो, राइट। तो वो कहता है कि ऑडिटर शैल कंक्लूड वेदर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैज बीन ऑब्टेन्ड इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन। जब वो अपना ओपिनियन बनाएगा, ऑडिटर शैल कंसिडर ऑल द रेलिवेंट ऑडिट एविडेंसेस, तो उसको जो भी टोटल एविडेंसेस मिले उनको वो कंसिडर करेगा। याद करो एसए नंबर 450, इवैल्यूएशन ऑफ द मिस स्टेटमेंट। वहां पे भी क्या था, एक्यूमुलेशन करो तुम गलतियों की, जो भी तुम्हें एविडेंसेस मिले, गलतियां मिली, उनकी एक्यूमुलेशन करो, राइट। रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट अपीयर्स टू कोरोबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट द असर्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्क नहीं पड़ता कि जो भी तुम्हारे एविडेंसेस हैं, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर असर्शन है, उनको सपोर्ट कर रही है एविडेंसेस या उनके अगेंस्ट है, मतलब गलतियां हैं या नहीं है, आपके ऑडिटर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसको ये देखना है कि क्या उसे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले। अगर वो कोरोबोरेट कर रही हैं तो इसका मतलब वो क्लीन रिपोर्ट देगा, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब वो नेगेटिव रिपोर्ट देगा, राइट। फिर कहता है इफ द ऑडिटर हैज नॉट ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, कई बार ऐसा भी होगा कि ऑडिटर नहीं ऑब्टेन कर पाएगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एज टू द मटीरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन, द ऑडिटर शैल, उस सिचुएशन में कहता है ऑडिटर को कोशिश करनी चाहिए कि अगर
वो ऑब्टेन कर सकता है तो वो फर्दर ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करे। अगर ऑडिटर फर्दर ऑडिट एविडेंसेस भी ऑब्टेन नहीं कर सकता फिर तो उसके पास कोई भी ऑप्शन बचा ही नहीं, उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा या फिर वो डिस्क्लेमर भी इशू कर सकता है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा है कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिटर को ओपिनियन देना है। ओपिनियन कैसे देगा? कंक्लूजन के बेसिस पे देगा। कंक्लूजन पे पहुंचेगा कैसे? जो उसको ऑडिट एविडेंसेस मिले। ऑडिट एविडेंसेस कैसे मिले होंगे उसको? सब्सटेंसिव चेकिंग से। तो कहता है कि जो भी तुम्हें सब्सटेंसिव चेकिंग तुमने करी, जो तुम्हें मतलब ऑडिटर को जो ऑडिट एविडेंसेस मिले उसको यूज करने से पहले, अपनी कंक्लूजन बनाने से पहले आपके ऑडिटर को इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। राइट? सबसे पहले वो क्या इवेल्युएट करेगा कि जो ऑडिट एविडेंसेस उसको मिले उन ऑडिट एविडेंसेस की वजह से जो उसकी इनिशियल रिस्क की अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो अभी भी अप्रोप्रिएट है या उसको रिस्क को रिवाइज करने की नीड है। दूसरा, आपका ऑडिटर कंक्लूजन पे जब पहुंचेगा तो आपका ऑडिटर कंसिडर करेगा सारे के सारे ऑडिट एविडेंसेस को। ठीक है? उसको फिर फर्क नहीं पड़ता कि जो ऑडिट एविडेंसेस उसको मिले हैं वो कोरोबोरेट कर रही हैं बाकी असर्शन से जो आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी, या उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट कहती है 2 लाख का मेरा रेंट का एक्सपेंस है। आपके ऑडिटर ने रेंट की चेकिंग करी, उसके जो ऑडिट एविडेंसेस हैं वो कोरोबोरेट कर रहे हैं कि हाँ 2 लाख का ही है, 2 लाख का ही होना चाहिए, तो आपका ऑडिटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपके ऑडिटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कोरोबोरेट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कि मैनेजमेंट कहती है कि 2 लाख का रेंट है, बट आपके ऑडिटर ने जब चेकिंग करी तो उसको समझ में आया कि रेंट 2 लाख का नहीं होना चाहिए, 4 लाख का होना चाहिए। तो अब ये सिचुएशन है कि आपके ऑडिट एविडेंसेस जो आपके ऑडिटर को मिले और जो आपकी मैनेजमेंट ने अजर्शंस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिए, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है। आपके ऑडिटर को इवैल्यूएशन के टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? उसको फर्क कब पड़ेगा? जब वो ओपिनियन देगा। राइट? तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी है कि जहाँ पे वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पाएगा वहाँ पे उसको डिस्क्लेमर इशू करना पड़ेगा। पहले वो कोशिश करेगा कि क्या मैं कोई और फर्दर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लूँ। अगर वो फर्दर ऑडिट एविडेंसेस भी नहीं कलेक्ट कर पा रहा है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो डिस्क्लेमर इशू करेगा। अगर इफेक्ट मटीरियल एंड पर्सुएसिव है, अगर वो एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पा रहा है और उस एविडेंसेस को कलेक्ट ना करने का इफेक्ट मटीरियल है बट पर्सुएसिव नहीं है, तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेगा। समझ में आया? फिर आता है आपका लास्ट पार्ट, डॉक्यूमेंटेशन। जो भी उसने ऊपर काम किया सबकी डॉक्यूमेंटेशन कर दो। जैसे कि ऑडिटर विल डॉक्यूमेंट, शेल डॉक्यूमेंट इनफैक्ट, जो भी उसके ओवरऑल रिस्पॉन्सेज उसने बनाए। ओवरऑल रिस्पॉन्सेज कहाँ पे बनाए होंगे? अगेंस्ट द एसेस्ड रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ठीक है? एंड उसका नेचर क्या था, किस नेचर के वो ऑडिट प्रोसीजर्स थे, क्या उनकी टाइमिंग थी, क्या उसका एक्सटेंड था, किसका फर्दर ऑडिट प्रोसीजर था। तो ऊपर उसने 2 टाइप के रिस्पॉन्सेज बनाए थे ना, ओवरऑल रिस्पॉन्सेज एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। उनका एनटीई क्या था? फिर कहता है इनकी लिंकेज ऑफ दोज प्रोसीजर्स विद द एसेस्ड रिस्क ऑफ द मटीरियल मिस स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। मतलब आपके ऑडिटर ने किसी एक पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर को ही यूज क्यों किया एज द रिस्पॉन्स, लिंक क्या है उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन करो। मतलब आपके ऑडिटर ने एक्सटर्नल कंफर्मेशन को ही क्यों यूज किया एज द सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, उसकी लिंकेज को आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तीसरा, रिजल्ट, आपके ऑडिटर ने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे उससे आपके ऑडिटर को क्या रिजल्ट मिला, इंक्लूडिंग कंक्लूजन क्या थी, वेयर दीज आर नॉट अदरवाइज क्लियर। कि अगर देखो रिजल्ट आप लिख दो सफिशिएंट है, ठीक है, आपको कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिजल्ट से ही कंक्लूजन बनती है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि जो रिजल्ट्स हैं उनसे स्पेसिफिकली कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो रही है तो आप कैसे कंक्लूजन पे पहुंचे, आपको उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। अगर आपका ऑडिटर प्लान कर रहा है टू यूज द ऑडिट एविडेंसेस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स जो रिलेटेड किससे हैं, प्रीवियस ऑडिट से, तो आपके ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा जो आपका ऑडिटर जिन कंक्लूजन पे पहुंचा अबाउट रिलाइंग ऑन सच कंट्रोल्स दैट वर टेस्टेड इन द प्रीवियस ऑडिट। मतलब आपका ऑडिटर ने जब उन ऑडिट एविडेंसेस को यूज किया जो ऑडिट एविडेंसेस रिलेटेड थे पिछले सालों से, तो आपका ऑडिटर किन कंक्लूजन्स पे पहुंचा उन ऑडिट एविडेंसेस को यूज करके आपके ऑडिटर को उसको भी डॉक्यूमेंट करना है। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा दैट, हाँ, आपके ऑडिटर की डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जो डेमोन्स्ट्रेट करे दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अग्री करती हैं, रिकंसाइल करती हैं विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मतलब जब आपके ऑडिटर ने
जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, किससे रिलेटेड, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस, तो वो डॉक्यूमेंटेशन आपके ऑडिटर की इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई है वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बनाई है। मतलब उसने, आपके ऑडिटर ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस के ऊपर सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगाए और जब उसने रिकंसिलिएशन करी वहाँ पे उसको कोई भी डेविएशन नहीं मिली, ऐसे आपकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होना चाहिए। ओके, मतलब वो भी आपके ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका एसे नंबर 330 था। अब एक बार फटाफट से, मेरे को चार्ट देखने की ज़रूरत पड़ी नहीं, आप इस चार्ट को रेफर कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि डबल डबल रीडिंग ना हो, अभी तक हो गया जो हो गया, क्योंकि आवर्स बढ़ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बैच की ड्यूरेशन अननेसेसरी बढ़ जाए, ठीक है, बिना मतलब पे आपको भी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी। ओके, एक बार फिर से आप फ्लो को देखना, फ्लो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा फ्लो है जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल सेम रेप्लिका है आपकी एसे नंबर 330 की, भले ही ये पुराने नोट्स है बट ये आपके एसे नंबर 330 जो बुक में है वो सेम रेप्लिका आपके चार्ट में है, ठीक है। दोबारा से टीओसी तक हम कर चुके थे, सब्सटेंसिव का मैं आपको फ्लो बता देती हूँ। सब्सटेंसिव में भी सबसे पहले हमने देखा कि किस टाइम पे आपका ऑडिटर सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करेगा, राइट। उसके बाद एनटीई क्या होगा सब्सटेंसिव का, जस्ट लाइक एनटीई ऑफ योर टीओसी। फिर हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन पे आगे कि सबसे पहले कौन कौन सी कंसिडरेशन आपका ऑडिटर लेगा जब वो यूज़ करना चाहता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को एज द सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। उसके बाद आपका ऑडिटर किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करेगा जब वो यूज़ करना चाहता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को एज द सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। 3 फैक्टर्स थे वहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 नॉलेज क्या है आपकी कन्फर्मिंग पार्टी की, नंबर 2 विलिंगनेस क्या है कन्फर्मिंग पार्टी की कि वो रिस्पॉन्स देगी, नंबर तीसरा ऑब्जेक्टिविटी क्या है आपकी कन्फर्मिंग पार्टी की। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस किस एरिया में आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज कर सकते हो एज द सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस। वहां पे 2 बाइफर्फिकेशन करवाई, एक आपके एसेट से रिलेटेड और एक आपके लाइबिलिटी से रिलेटेड। कुछ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स आपका ऑडिटर परफॉर्म करेगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस, राइट। वहां पे 2 ऑडिट प्रोसीजर्स थे। आई थिंक इसके अंदर और कुछ बचा नहीं है, टाइमिंग है, राइट, बस। हाँ, अगर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क है तो सिग्निफिकेंट रिस्क के अगेंस्ट आपका ऑडिटर सिग्निफिकेंट ऑडिट प्रोसीजर ही परफॉर्म करेगा, स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ओके। उसके बाद आपके ऑडिटर को इवेल्युएशन करनी पड़ेगी कि जो उसको ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं बाय परफॉर्मिंग दी सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, क्या वो ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैं या सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं हैं। कुछ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर वो परफॉर्म करता है रिलेशन टू प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर, कि जो भी डिस्क्लोजर्स आपकी मैनेजमेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देने चाहिए थे आपकी मैनेजमेंट ने उन डिस्क्लोजर्स को दिया। लेटर ऑन उसको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी जो भी उसने काम किया, सब कुछ, ओवरऑल रिस्पॉन्सेज क्या थे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या थे। हाँ, बीच में अगर आपके ऑडिटर ने पिछले साल की प्रीवियस ऑडिट से कोई भी एविडेंसेस यूज़ करे हैं अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करेगा, राइट। आपके ऑडिटर की डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जो डेमोन्स्ट्रेट करे इस फैक्ट को कि आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके साथ मेल खाती हैं। Those are according to the financial records of your company, right? So this was your entire essay number 330. इसके बाद we will cover essay number 265 and thereafter this chapter will be over. बहुत ही important chapter है, trust me when I'm saying this, it is a very important chapter, not from your syllabus perspective but also from your subject perspective, right? This chapter is the backbone of your audit, because in this chapter we cover essay number 320, 315, 330 and essay number 265. If I exclude essay number 265, essay number 315, essay number 330 and essay number 320, these 3 standards are the basis of your entire subject. In fact, whatever you see in audit, whatever you study in different essays, somehow it is related to risk assessment, controls and audit evidences and materiality, because the ultimate objective of your auditor is to take the reasonable assurance that financial statement as a whole should be free from material misstatement. So therefore the concept of materiality comes into play,
SA 320 becomes important because my auditor is not concerned with any kind of misstatement. Auditor is concerned only with the material misstatement. Therefore, being an auditor, it is very important for you to understand that what is material and what is not material, right? Second, SA number 315. No, forget about SA number 315. Talk about SA number 330. Your auditor will give an opinion based upon the conclusion, right? For the conclusion, your auditor will be required to have what? Evidences. And in order to get the audit evidences, your auditor will be required to perform the audit procedures. And when I'm saying audit procedure, I'm talking about further audit procedures. Therefore, SA number 330 is important. And in every standard, your auditor is doing what? Your auditor is performing the audit procedures, obtaining the audit evidences. Your auditor will have to perform the audit procedures if your auditor wants to achieve the respective objective which is stated in the respective standards, right? Therefore, SA number 330 is important, but you cannot perform SA number 330 unless you have performed SA number 315, unless your auditor have understood that in which area of the entity risk of material misstatement is high and in which area of the entity risk of material misstatement is low. So all these three standards are the backbone of your audit subject. When I have told you that you have to watch those audit foundation classes, at least the 3 classes that I have provided on the G Drive, my intention was that you understand the flow of audit, that audit starts with acceptance. In fact, before acceptance, your auditor performs some of the preliminary engagement activity, and then acceptance, and then planning, and then risk assessment, and then SA number 330, and then evaluation, and then conclusion, and then reporting. That entire audit somehow revolves around these steps only. Okay, ये अब मैं introduction देना चाहती थी that I can speak in English, so that I will be providing classes soon to the students from South as well. Thank you so much, guys. बट मैं बोल रही हूँ आपको कि अब मेरे को सडनली हिंदी में बोलना मुश्किल लग रहा है. ओके और फ्लो में चली गई थी इंग्लिश में. टाइम लगेगा इंग्लिश की क्लासेस आने में, बट आएंगी ज़रूर. एंड आई विल बी गोइंग टू मेक दोज क्लासेस एज आउटस्टैंडिंग एज हिंदी की क्लासेस. ठीक है, अभी खुद ही इतना ज़्यादा टाइम है, ये करना है मेरे को, क्वेश्चन बैंक बैच वगैरह चीज़ें रिकॉर्ड करनी, बट इट विल हैपन एंड आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन. एंड व्हेन इट विल हैपन इन अ वेरी गुड वे. ओके, बट जो भी मैंने बोला आपको समझ में आया होगा ना. तो ऐसे नंबर 315, 320 एंड ऐसे नंबर 330 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अच्छे से आपको इस चैप्टर को कवर करना है. सी यू इन ऐसे नंबर 265. ओके, बाय अंटिल देन.